एमजे सर के साथ जुड़ जाइए बच्चों। मकसद माँ होना चाहिए, मिशन एम्स होना चाहिए। अब समझिए बच्चों, 12th क्लास की आपकी जूलॉजी का एक बेहतरीन चैप्टर है जो आज हम शुरू करेंगे बच्चों। उस चैप्टर का नाम है दैट इज इवोल्यूशन। बेटा इंग्लिश में हम इवोल्यूशन कह रहे हैं, हिंदी के अंदर उसे विकास कहा जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, आपकी जो एनसीईआरटी है, जब मैं एनसीईआरटी कहता हूं बेटा तो मैं लेटेस्ट एनसीईआरटी की बात करता हूं जो डिजिटल वर्ल्ड में मोबाइल की दुनिया में आ चुकी है। हार्ड कॉपी मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं बच्चों। तो सुनिए एक चीज को, ये जो बेटा 12th क्लास का एक बेहतरीन चैप्टर है दैट इज इवोल्यूशन। मैं आपको बता दूं बच्चों, आपकी जो है इंग्लिश की जो एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 110 पर ये शुरू होता है। बेटा आपके पास जो है अब मॉड्यूल भी पहुंचने लगे हैं, तो क्लास में पढ़ते समय कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी आपके सामने होनी चाहिए, मॉड्यूल आपके सामने होना चाहिए। बाकी लिखना कुछ नहीं होता है बच्चों, यहां लिखना होता है। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं बच्चों कि आपकी जो 12th क्लास की इंग्लिश की एनसीईआरटी बच्चों, बेटा आपकी जो 12th क्लास की इंग्लिश की एनसीईआरटी है उसमें तो पेज नंबर 110 पर शुरू होता है, और हिंदी की जो एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 121 पर शुरू होता है। ये तो बात हो गई बेटा आपकी जो है एनसीईआरटी की। अगर मैं मॉड्यूल की बात करूं बच्चों, तो आपका जो बायो का मॉड्यूल है बेटा, आपका बायो का जो मॉड्यूल नंबर आपका 7 है बच्चों। उसमें अगर देखा जाए तो इंग्लिश में तो बेटा पेज नंबर 85 पर ये शुरू होता है बेटा, पेज नंबर 85 पर। और हिंदी के मॉडल में अगर देखा जाए तो पेज नंबर 103 पर शुरू होता है। बेटा मुझे ये सब बातें नहीं बतानी होती हैं, बीइंग ए वंडरफुल स्टूडेंट ये तो आपकी जिम्मेदारी बच्चों कि कौन सा चैप्टर कहां शुरू होता है उसको आप खोलकर अपने सामने रख लेंगे। पर मैं एक एक चीज पर आपका साथ देना चाहता हूं, तो बेटा सुन लीजिए। आपके इंग्लिश के मॉडल में पेज नंबर 85, एनसीईआरटी पेज नंबर 110, हिंदी के मॉडल में पेज नंबर 103 और आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 121 पर यह चैप्टर शुरू होता है बच्चों, जिसका नाम है इवोल्यूशन, या फिर उसको विकास कहा जाएगा। बेटा उसको इवोल्यूशन या फिर उसको विकास कहा जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो चैप्टर है ना इवोल्यूशन, इसमें एनसीईआरटी की जो सीक्वेंस है बच्चों वो उतनी प्रॉपर नहीं है जितनी होनी चाहिए। बेटा कुछ चीजें मैं आपको पहले बता रहा हूं, तो कोशिश करेंगे इवोल्यूशन के दौरान एनसीईआरटी आपके सामने होनी चाहिए बच्चों, पर इसके अंदर हम जो है आपके मॉड्यूल के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो आपको इस चैप्टर में क्या करना है, क्लास के दौरान बच्चों हम मॉड्यूल के सीक्वेंस फॉलो करेंगे, और जितना एक क्लास में हो जाएगा फिर बाद में आप जो हैं एनसीईआरटी में उतने से पोर्शन को ढूंढकर आपको वहां से उसको रिवाइज करना है बच्चों। ना तो उससे पहले वाला पढ़ना है ना उसके बाद वाला पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा इस चैप्टर की प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। और विश्वास मानिए यही एक मेन रीजन भी है कि बच्चों को इवोल्यूशन से डर लगता है। पर मैं आपको ईमानदारी से बता दूं बच्चों, आपके एमजे स्टार सर का जो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है वो है बेटा इवोल्यूशन। तो विश्वास मानिए अगर आप मेरे साथ जुड़ गए ना बच्चों, अगर आप तन और मन से मेरे साथ जुड़ गए तो आपको जो है इवोल्यूशन से प्यार हो जाएगा, एमजे सर से प्यार हो जाएगा। तो थोड़ा मन को शांत करते हैं, फिर हम शुरू करेंगे आज एक नया चैप्टर 12th क्लास का, जिसका नाम है बच्चों इवोल्यूशन या फिर इसको विकास कहा जाता है। तो मन को शांत कर लीजिए और नॉन स्टॉप जो है अब 4:50 तक मेरे साथ जुड़ने के लिए तन और मन से अपने आप को तैयार कर लीजिए। और आपके जीवन का बेहतरीन चैप्टर मैं आपके सामने पेश करूंगा बच्चों, जिसका नाम है इवोल्यूशन। पानी वानी पीना हो तो पी लीजिए बच्चों। फिर 4:50 तक मैं आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं दूंगा, आपको ध्यान से सुनना होगा, आपको समझना होगा। फिर हम शुरू करेंगे बच्चों इवोल्यूशन। चलिए बच्चों, मैं आपके सामने इवोल्यूशन की शुरुआत करता हूं। अब कमेंट सेक्शन से अपने आप को कट कर लीजिए बच्चों। आपके पास एनसीईआरटी खुली होनी चाहिए। आपके पास अगर मॉड्यूल अवेलेबल हो चुका है तो मॉड्यूल आपके पास खुला होना चाहिए। मुझे जल्दी से बच्चों आप बता दीजिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अपने मन में बता दीजिए कि आप इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए आप तैयार हो चुके हैं। पूरी मेहनत करेंगे बेटा और एक एक शब्द का जो है धागा खोल कर रख देंगे, मेहनत से आपको पढ़ाएंगे। आइए शुरुआत करता हूं बच्चों इवोल्यूशन से। अब ध्यान से सुनिएगा,
बेटा एनसीईआरटी में चैप्टर का हेडिंग तो लिखा हुआ है इवोल्यूशन। बहुत मेहनत करेंगे बच्चों, पूरी ऑफलाइन की दुनिया जो है एज इट इज आपको ऑनलाइन में तोहफे में देने की कोशिश करेंगे, तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा। अब कमेंट सेक्शन से दूर हो जाइए बच्चों, ध्यान से सुनिए। बेटा चैप्टर का नाम तो क्या है, इवोल्यूशन है। बेटा चैप्टर का नाम क्या है, इवोल्यूशन है, जिसको हम विकास कह रहे हैं। पर एनसीईआरटी ने जहां ये चैप्टर शुरू किया ना बच्चों, उसका जो पहला पैराग्राफ है उसके शुरुआत के 2 अल्फाज जो हैं बच्चों, वो इवोल्यूशन नहीं है, वो क्या है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है। बेटा अगर आपके पास एनसीईआरटी खुली हुई है तो आप देख सकते हैं कि जहां ये चैप्टर शुरू हो रहा है ना बच्चों, वहां पर जो है पहले पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने शुरुआत के 2 अल्फाज जो हैं वो क्या लिखे हैं मेरे बच्चों, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, यानी कि विकासीय जीव विज्ञान लिखा हुआ है। एक एक वर्ड बता दूंगा बच्चों, पूरी मेहनत करेंगे, मेरे साथ जुड़ जाइए। आप देखिए बच्चों, चाहे आपके पास इंग्लिश की एनसीईआरटी हो, वहां पर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी लिखा हुआ है, चाहे आपके पास हिंदी की एनसीईआरटी वहां पर विकासीय जीव विज्ञान लिखा हुआ है। तो भाषा को लेकर किसी बच्चे को परेशान नहीं होने देंगे, पर मैक्सिमम टाइम बच्चों फिर हम इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज करना चाहेंगे। अब मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों, चैप्टर शुरू करता हूं, इवोल्यूशन। बेटा एनसीईआरटी ने शुरुआत का जो शब्द लिखा है वो इवोल्यूशन नहीं लिखा है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी लिखा है। तो आइए पहले समझते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का क्या मतलब होता है, विकासीय जीव विज्ञान का क्या मतलब होता है। बेटा समझिए, मैं आपको इवोल्यूशनरी बायोलॉजी समझाऊं उससे पहले मैं आपको समझाता हूं बेटा बायोलॉजी क्या होता है। और आप सब जानते हैं लॉजी का मतलब टू स्टडी, बायो का मतलब होता है लाइफ फॉर्म, यानी मैं कह सकता हूं बच्चों व्हाट इज बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म। बेटा बायोलॉजी का मतलब तो होता है स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म, यानी समझिए इस धरती पर जीवन के जितने भी रूप हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं बच्चों, ऐसा इवोल्यूशन जो है आज से पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, आपके सपने में भी इतना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं आया होगा। आज हम करेंगे बस कुछ प्यार भरी बातें, धीरे धीरे एक एक लाइन का जो है धागा खोल देंगे। मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों, मकसद मां होना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ जुड़ जाइए। अब सुनिए, एनसीईआरटी जहां इस चैप्टर की शुरुआत करता है बच्चों, वहां इवोल्यूशन नहीं लिखा हुआ है। पहले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है बच्चों, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो पहले मैं आपको इवोल्यूशनरी बायोलॉजी समझा रहा हूं बेटा, पहले आप बायोलॉजी को समझिए ना। व्हाट इज बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इसका मतलब बच्चों इस धरती पर जीवन के जितने भी रूप हैं, चाहे वो फ्लोरा यानी कि प्लांट हो सकता है, चाहे वो फौना या फिर एनिमल हो सकता है। एक एक शब्द खोल दूंगा, ध्यान सुनिए बेटा। अरे बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बेटा बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, इस धरती पर जीवन के जितने भी रूप है बेटा, चाहे वो फ्लोरा हो सकता है यानी कि प्लांट हो सकता है, वनस्पति, चाहे वो फोना हो सकता है, एनिमल हो सकता है, जंतु हो सकते हैं। तो समझिए बेटा इस धरती पर जीवन के जितने भी रूप हैं उनको स्टडी करना वो तो कहलाता है बेटा बायोलॉजी। पर आपके सामने एक शब्द आया है इवोल्यूशनरी, तो ध्यान सुनिए बेटा, इवोल्यूशनरी शब्द का मतलब होता है हिस्ट्री। बेटा इवोल्यूशनरी शब्द का मतलब होता है हिस्ट्री, होता है यानी कि इतिहास होता है। एक चीज समझिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम मैक्सिमम जो बातें हैं बच्चों वो हम इतिहास की बातें करेंगे, यानी पास्ट टेंस की बात करेंगे, भूतकाल की बात करेंगे। बेटा मैक्सिमम बातें जो हैं इस चैप्टर में हम भूतकाल की करेंगे, यानी हिस्ट्री की बात करेंगे। तो समझिए एनसीईआरटी क्या लिखती है, पहले शुरुआत में 2 अल्फाज लिखती है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, और आगे लिखा हो बच्चों आप चेक कर सकते हो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन अर्थ। बेटा ऐसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का क्या मतलब बच्चों, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन द अर्थ, यानी समझिए बेटा इस धरती पर जीवन के जितने भी रूप हैं, बेटा इस धरती पर जीवन के जितने भी रूप हैं उनके इतिहास को पढ़ना वो कहलाता है बेटा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए। एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में बच्चों पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है बच्चों, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन द अर्थ। पर समझिए बेटा इस धरती पर जीवन के जितने भी रूप हैं आखिर उनकी हिस्ट्री क्या कहती है बच्चों, उनका इतिहास क्या कहता है कि जब से ये धरती बनी है, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स। बेटा समझिए इस चैप्टर के अंदर मैं कई बार MYA लिखूंगा जिसका मतलब होगा मिलियन ईयर ओल्ड, कई बार मैं BYA लिखूंगा इसका मतलब होगा बिलियन ईयर ओल्ड। आप तो एनसीईआरटी की लाइन याद रखिए, व्हाट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी मेरे बच्चों, द स्टडी ऑफ, बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि क्लास में याद हो जाए। बेटा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का क्या मतलब है, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन द अर्थ, यानी समझे इस धरती पर जीवन के जितने भी रूप हैं उनके इतिहास को पढ़ना वो कहलाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब समझिए बच्चों आखिर उनका इतिहास क्या कहता है।
उनका इतिहास क्या कहता है बच्चों, जब से ये धरती बनी है ना मेरे बच्चों, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स में, लाखों करोड़ों वर्षों में इस धरती पर जीवन के जितने भी रूप हैं, समय के साथ साथ उनमें क्या हुए हैं बच्चों, बदलाव हुए हैं, उन्हें चेंजेस हुए हैं। जैसे समझिए बच्चों, आज जो आपको घोड़ा देखने को मिलता है इक्वस इक्वस, ये हमेशा से ऐसा नहीं था, उसमें बदलाव हुए हैं। आपने नाम सुना होगा, इयो हिप्पस, मीजो हिप्पस, मैरिक हिप्पस, प्लियो हिप्पस, इक्वस इक्वस। जैसे समझिए बच्चों, आज आपके सामने जो इंसान खड़ा है, इंसान हमेशा ऐसा थोड़ी ना था। हम ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे ना बच्चों, इंसान में भी समय के साथ साथ निरंतर कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं। आपको पता है बेटा, होमो हैबिलिस था, होमो इरेक्टस था, फिर जावा मैन है, पैकिंग मैन है, नियंडरथल है, क्रो मैग्नन है, और फिर आज का मॉडर्न मैन है। यानी समझिए बच्चों, इस धरती पर व्हाट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म, यानी कि इस धरती पर जीवन के जितने भी रूप हैं उनके इतिहास को पढ़ना कहलाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। और उनका इतिहास क्या कहता है बच्चों, कि इस धरती पर जीवन के जितने भी रूप हैं, जब से ये धरती बनी है मिलियंस ऑफ ईयर्स में, यानी लाखों करोड़ों वर्षों में, धरती पर जीवन के जितने भी रूप हैं, समय के साथ साथ उनमें कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं। और उन बदलाव का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास को पढ़ना क्या कहलाता है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। व्हाट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बच्चों, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन द अर्थ, यानी इस धरती पर जीवन के जितने भी रूप हैं उनके इतिहास को पढ़ना क्या कहलाता है बच्चों, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो आपको इवोल्यूशनरी बायोलॉजी तो समझ में आ गया, पर समझिए चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। तो आइए अब समझते हैं इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, विकास का क्या मतलब होता है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा बच्चों कि इवोल्यूशन शब्द जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया, ये सब बातें नहीं बता सकता बच्चों। मैं आपको ये थोड़ी ना बताऊंगा कि इवोल्यूशन शब्द किसने दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। पर एनसीईआरटी की बात बताऊंगा। एनसीईआरटी कहती है बेटा, इवोल्यूशन जो शब्द है ना बच्चों, इवोल्यूशन जो शब्द है उसको डार्विन का एक कंसेप्ट है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, उसकी मदद से आसानी से समझा जा सकता है। उम्मीद करता हूं बच्चों इवोल्यूशनरी बायोलॉजी तो समझ में आ गया। व्हाट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इस धरती पर जीवन के जितने भी रूप हैं, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फोना हो, जितनी भी बायो है, इस धरती पर जीवन के जितने भी रूप हैं, समय के साथ साथ उनमें निरंतर कुछ बदलाव हुए हैं। और उन बदलाव का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास को पढ़ना क्या कहलाता है बच्चों, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब हमें यह समझना है मेरे बच्चों, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी क्या कहती है कि इवोल्यूशन को जो है डार्विन साहब का एक कंसेप्ट है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, उसकी मदद से आसानी से समझा जा सकता है। बेटा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन तो मैं आपको समझाऊंगा ही सही, पर पहले मैं आपको हायर ऑथर्स क्या लिखते हैं वो इवोल्यूशन में आपको समझाता हूं। तो समझिए बच्चों, इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी तो समझ में आ गया, इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन द अर्थ। अब हमें यह समझना है बच्चों कि इवोल्यूशन क्या है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी याद रखेंगे, इवोल्यूशन का मतलब है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। पर मैं आपको इसका डेफिनेशन समझाता हूं बच्चों। व्हाट इज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस विच रिवील्स द हिडन पोटेंशियलिटी। मैंने लिखा है बच्चों, इवोल्यूशन वो प्रोसेस है जो कि हिडन पोटेंशियलिटीज को रिवील करता है। इसका मतलब समझिए बच्चों, मकसद मां होना चाहिए, मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। मैं आपको इवोल्यूशन की परिभाषा समझा रहा हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। डार्विन का कंसेप्ट क्या कहता है, व्हाट इज इवोल्यूशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, रूपांतरण के साथ अवतरण। पर पहले डेफिनेशन को समझते बेटा, इवोल्यूशन क्या है, चैप्टर क्या है, इवोल्यूशन क्या है बेटा। इसका मतलब है इवोल्यूशन एक वो प्रोसेस है मेरे बच्चों जो कि छुपी हुई, हिडन, छुपी हुई क्षमताओं को, पोटेंशियल्स को जो है रिवील करता है, उजागर करता है। बेटा इवोल्यूशन एक वो प्रोसेस है जो छुपी हुई क्षमताओं को उजागर करता है। चलिए मैं आपको जो है केमिस्ट्री के एक एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों। क्लास तो बायो की चल रही है, पर मैं आपको केमिस्ट्री के एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे देखिए, मैंने यहां पर एक रिएक्शन लिखी बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे मैंने उसको हीट किया, आपको दो प्रोडक्ट्स यहां पर जो हैं पैदा होते हुए दिख रहे हैं, जन्म लेते हुए दिख रहे हैं, इवॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। कौन कौन से, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चों, इन दोनों प्रोडक्ट्स के बनने की जो जानकारी है, इन दोनों प्रोडक्ट्स के बनने की जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर छुपी हुई थी। तो बेटा हीट ने क्या किया है, हीट ने बस उस छुपी हुई क्षमता को रिवील किया है, उजागर किया। तो समझिए बेटा, जो काम यहां पर ये हीट कर रही है, वही काम जो है ऑर्गेनिजम्स के केस में कौन करता है बेटा, इवोल्यूशन करता है। आपने देखा, आप देखो ना बच्चों, अरे इन दोनों के बनने की जो क्षमता है,
इन दोनों के पैदा होने की जो जानकारी है बेटा, वो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर ही तो छुपी हुई थी बेटा। एक्चुअल में ये दोनों उसके अंदर ही तो छुपे हुए थे। तो आप देख सकते हो इनके बनने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं उसमें छुपी हुई थी। तो हीट ने क्या किया है, बस उस छुपी हुई क्षमता को उजागर कर दिया है। तो जो काम यहां पर हीट कर रही है वही काम ऑर्गेनिज्म के केस में कौन करता है बच्चों, इवोल्यूशन। यानी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हर बनने वाले ऑर्गेनिज्म की बेटा, हर नए बनने वाले ऑर्गेनिज्म की, हर बनने वाले ऑर्गेनिज्म की, जब भी इस धरती पर कोई नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसके बनने की जो इंफॉर्मेशन होती है, जो संभावना होती है, जो पोटेंशियल होती है, वो उससे पहले वाले के अंदर छुपी होती है। तो इवोल्यूशन का मकसद होता है बस उस छुपी हुई जानकारी को उजागर करना। तो जो काम यहां हीट ने किया है वही काम बेटा ऑर्गेनिज्म के केस में कौन करता है, इवोल्यूशन करता है। तो बेटा व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन एक वो प्रोसेस है मेरे बच्चों, इवोल्यूशन वो प्रोसेस है जो कि छुपी हुई क्षमताओं को उजागर करता है। यानी मैं कह सकता हूं बच्चों, इस धरती पर जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म आता है उसके बनने की जो इंफॉर्मेशन होती है वो उससे पहले वाले के अंदर छुपी होती है। तो इवोल्यूशन का मकसद होता है बस उस छुपी हुई जानकारी को रिवील करना, ताकि वो नया ऑर्गेनिज्म जो है इवॉल्व हो सके, वो उत्पन्न हो सके, वो पैदा हो सके, वो धरती पर अवतार ले सके। तो आपने क्या देखा बेटा, इस धरती पर जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म अवतार लेता है तो वो पहले वाले के मॉडिफिकेशन से ही तो आता है बच्चों। तो इसी को तो कहा जाता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इसी को कहते हैं मेरे बच्चों रूपांतरण के साथ अवतरण। बेटा यही तो इवोल्यूशन है। आपने क्या देखा कि इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं तब जाकर इसने अवतार लिया है। बेटा जब किसी एक में मॉडिफिकेशन होता है तब किसी एक का डिसेंट होता है। तो बेटा हिंदी में इसको कहते हैं रूपांतरण के साथ अवतरण। तो आपने देखा ना बेटा, अरे इनके बनने की जानकारी उसमें छुपी हुई थी, या फिर मैं कह सकता हूं जब इसमें मॉडिफिकेशन हुआ तब जाकर इन्होंने अवतार लिया है। बेटा समझिए, किसी एक में मॉडिफिकेशन होता है तो किसी एक नए का अवतार होता है। इसी को कहते हैं मेरे बच्चों डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इसी को कहा जाता है इवोल्यूशन। यानी मैं कहना चाहूंगा बच्चों, हर नए बनने वाले ऑर्गेनिज्म की जो इंफॉर्मेशन होती है वो उससे पहले वाले के अंदर छुपी होती है। सिर्फ कहने की बात नहीं है, एमजे सर जान लगाते हैं। आप ध्यान लगाइए, मैं आपको बेटा मां तक छोड़कर आऊंगा, तन और मन से मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। व्हाट इज इवोल्यूशन? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। यानी बेटा जब भी इस धरती पर कोई नया ऑर्गेनिज्म अवतार लेता है, डिसेंट लेता है, तो पहले वाले के मॉडिफिकेशन से तो अवतार लेता है। तो इसी को कहते हैं बेटा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी रूपांतरण के साथ अवतरण। और इसी को कहा जाता है मेरे बच्चों इवोल्यूशन। यानी मैं कह सकता हूं इस धरती पर जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म अवतार लेता है वो अपने से पहले वाले का बस एक मॉडिफाइड वर्जन ही तो होता है। जैसे बेटा आईफोन 17 क्या है, आईफोन 16 का मॉडिफाइड वर्जन ही तो है। बेटा आईफोन 16 क्या है, आईफोन 15 का मॉडिफाइड वर्जन ही तो है। यानी कि इसमें कंपनी ने कुछ बदलाव किए होंगे तब जाकर इसने अवतार लिया होगा। तो कोई एक बदल जाता है और कोई एक अवतार लेता है। इसी को कहते हैं बेटा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इसी को कहा जाता है मेरे बच्चों इवोल्यूशन। अरे समझिए, जब भी कोई नया बनता है वो पुराने वाले का बस एक मॉडिफाइड वर्जन ही तो होता है। जैसे कि जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट होगा वो करियर विल के स्टूडेंट का एक मॉडिफाइड वर्जन ही तो होगा। चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए बच्चों, समय के साथ साथ आप में कुछ बदलाव होंगे और फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का बच्चा जो है वो अवतार लेगा। इसी को कहते हैं बेटा रूपांतरण के साथ अवतरण। इसी को कहा जाता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इसी को कहा जाता है मेरे बच्चों इवोल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं आपको इवोल्यूशन शब्द तो समझ में आ गया बच्चों। अब आपको जो है बच्चों इवोल्यूशन शब्द तो समझ में आ गया, पर समझिए हमें सिर्फ इवोल्यूशन वर्ड थोड़ी ना पढ़ना है, हमें तो पूरा चैप्टर पढ़ना है बच्चों। समझिए ये 8, 9, 10 लेक्चर जितने भी लेक्चर होंगे बच्चों, हमें जो है हमें तो इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ना है बच्चों। तो समझिए आखिर ये चैप्टर क्या है। तो एनसीईआरटी कहती है दिस इज ए स्टोरी। बेटा चाहे वो अंग्रेजी की एनसीईआरटी हो चाहे हिंदी की एनसीईआरटी हो, लिखा हो बेटा इवोल्यूशन इज ए स्टोरी। विकास जो है वो एक कहानी है। बेटा आपके पास अगर एनसीईआरटी खुली हुई है आप चेक कर सकते हो। अंग्रेजी की एनसीईआरटी में आपको स्टोरी शब्द मिलेगा, हिंदी की एनसीईआरटी में आपको कहानी मिलेगा। यानी समझिए बच्चों इवोल्यूशन क्या है मेरे बच्चों, ये है बस एक खूबसूरत कहानी जो आप सुनेंगे एमजे सर की जुबानी। खुशनसीब है वो बच्चे जो एमजे स्टार सर से इवोल्यूशन पढ़ने का मौका प्राप्त कर रहे हैं। सिर्फ कहने की बात नहीं है बच्चों, ये घमंड नहीं है, हमारा गुरूर है। मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज इवोल्यूशन बच्चों।
व्हाट इज इवोल्यूशन? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। यानी जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म अवतार लेता है ना बच्चों, डिसेंट करता है, वो पहले वाले के मॉडिफिकेशन से ही तो अवतार लेता है। इसी को कहा जाता है बच्चों डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, इसी को कहा जाता है इवोल्यूशन। तो बेटा इवोल्यूशन की परिभाषा तो समझ में आ गई आपको, बेटा इवोल्यूशन की परिभाषा तो समझ में आ गई। अब सवाल ये आता है कि आखिर इवोल्यूशन है क्या बच्चों? तो एनसीईआरटी कहती है इवोल्यूशन क्या है बच्चों? दिस इज ए स्टोरी, ये कहानी है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, इवोल्यूशन कहानी है बच्चों, खूबसूरत कहानी आप सुनेंगे एमजे सर की जुबानी। और कहानी के दौरान बेटा दो चीजें हो सकती है, या तो आप कहानी में सो जाएंगे या फिर आप कहानी में खो जाएंगे। मुझे लगता है आपको खोने की कोशिश करनी चाहिए बच्चों। मैं आपको सोते हुए बच्चों को जगा नहीं पाऊंगा, पर मैं चाहूंगा कि वक्त जगाए उससे पहले एमजे की आवाज आपको जगा दे बच्चों, क्योंकि वक्त जब जगाएगा तो बहुत गहरे घाव छोड़ जाएगा। तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा। इवोल्यूशन क्या है मेरे बच्चों? इवोल्यूशन क्या है? बस एक कहानी है। अब ये कहानी है बच्चों चार चीजों की, ये कहानी है बच्चों चार चीजों की। ये कहानी है बच्चों ब्रह्मांड के बनने की, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स अभी बनेगा। ये कहानी है बच्चों धरती के बनने की, द ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये कहानी है धरती पर पहले जीवन के बनने की। बेटा आज धरती पर जीवन कैसे बनता है ये इस बात की कहानी नहीं है। अरे आज धरती पर जीवन कैसे बनता है सबको मालूम है। अरे रिप्रोडक्शन से बनता है बच्चों, जनन से बनता है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर ये कहानी इस बात की नहीं है कि आज धरती पर जीवन कैसे बनता है, ये कहानी इस बात की कि धरती पर पहला जीवन कैसे बना होगा। ध्यान से सुनिए बेटा, इवोल्यूशन क्या है? बस एक कहानी है। ये कहानी है मेरे दोस्तों चार चीजों की। ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की, ब्रह्मांड में धरती के बनने की, धरती पर पहले जीवन के बनने की, और उस एक जीवन से आज की कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी बनने की। ये जो खूबसूरत कहानी है इसी का नाम है बच्चों इवोल्यूशन। पर एक चीज देखिएगा, अगर आप एनसीईआरटी खोल कर बैठे हैं तो उस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आपको एक शब्द मिलेगा बैकग्राउंड। आपको एक शब्द मिलेगा बच्चों बैकग्राउंड। जो पढ़ने वाला बच्चा है ना उसकी आत्मा को इतना सुकून मिलेगा, वो एमजे सर के साथ जुड़ गया है। बेटा समझिए, आपको इसमें एक वर्ड मिलेगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब पीछे, तो वो भी मैं आपको समझाता हूं बच्चों। मैंने आपसे क्या कहा मेरे बच्चों, इवोल्यूशन एक कहानी है ना। ये कहानी है बच्चों चार चीजों की। ये कहानी है मेरे बच्चों ब्रह्मांड के बनने की, ब्रह्मांड में धरती के बनने की, और समझिए धरती पर पहले जीवन के बनने की, और पहले जीवन से आज के कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी बनने की, जैव विविधता। बेटा इन चार चीजों की ये जो खूबसूरत कहानी है इसी का नाम है इवोल्यूशन। अब वो वर्ड समझाता हूं बच्चों। बैकग्राउंड का क्या मतलब है? बेटा इवोल्यूशन क्या है? कहानी है ना। ये कहानी है चार चीजों की। ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की, ब्रह्मांड में धरती के बनने की। तो जब आप धरती को बनते हुए देखोगे, बैकग्राउंड में आप ब्रह्मांड को देखोगे। बेटा ये कहानी है धरती पर पहले जीवन के बनने की। तो जब आप पहले जीवन को बनते हुए देखोगे, आप बैकग्राउंड में धरती और ब्रह्मांड दोनों को देखोगे। तो उम्मीद करता हूं वो बैकग्राउंड शब्द आपको समझ में आ रहा है। तो मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। इवोल्यूशन क्या है बच्चों? एक खूबसूरत कहानी एमजे सर की जुबानी। ध्यान सुनिएगा, पूरा इतिहास इसको याद रखेगा, नाम अमर कर जाएंगे बच्चों इतिहास के पन्नों में कि एमजे स्टार सर जो हैं इवोल्यूशन पढ़ाया करते थे। समझिए इवोल्यूशन क्या है बच्चों? बस एक कहानी है दोस्तों। ये कहानी है चार चीजों की। ये कहानी है बच्चों ब्रह्मांड के बनने की, ब्रह्मांड में धरती के बनने की, धरती पे पहले जीवन के बनने की, और उस पहले जीवन से आज की कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी बनने की। और उस कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी का एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने खड़ा है इंसान। बेटा इस पूरी धरती पर हमसे ज्यादा डाइवर्स कौन होगा, हमसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन होगा? चलिए मैं आपको अपना इवोल्यूशन समझाता हूं, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। बेटा मैं आपको अपना इवोल्यूशन समझाता हूं, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। समझिए हम क्या है, मैमल है ना बच्चों, तो किसी में बदलाव हुआ होगा तब हमने अवतार लिया होगा। 11वीं कक्षा क्या अगर एनिमल किंगडम याद है तो आप इस कहानी को आप समझ पाएंगे। मैं अगर आपको अपना एग्जांपल समझाऊं बच्चों, तो हमारा इवोल्यूशन किससे हुआ होगा? रेप्टाइल से। चेहरे पर मुस्कुराहट। बेटा रेप्टाइल में मॉडिफिकेशन हुआ होगा तब जाकर मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ होगा। थोड़ा रिवर्स चलते हैं, हम बने होंगे रेप्टाइल से, रेप्टाइल्स बने होंगे बेटा एम्फीबियन से, एम्फीबियन बने होंगे पाइसेस से, पाइसेस बने साइक्लोस्टोमेटा से। रिवर्स चल रहे हैं मेरे बच्चों। साइक्लोस्टोमेटा बना होगा बेटा हेमिकॉर्डेटा से,
हेमिकॉर्डिटा बना नहीं, साइक्लोस्टोमेटा बना होगा सिफेलोकॉर्डिटा से, वो बना होगा यूरोकॉर्डिटा से, वो बना होगा हेमिकॉर्डिटा से, वो बना होगा इकाइनोडर्मेटा से, इकाइनोडर्मेटा बना होगा मोलस्का से, मोलस्का बना होगा आर्थ्रोपोडा से, आर्थ्रोपोडा बना होगा एनलिडा से, एनलिडा बना होगा एस्केलमेंथिस से, एस्केलमेंथिस बना होगा प्लेटीहेल्मिन्थिस से, प्लेटीहेल्मिन्थिस बना होगा टीनोफोरा से, टीनोफोरा बना होगा निडेरिया से, निडेरिया बना होगा पोरीफेरा से, पोरीफेरा बना होगा प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ बने थे बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया बने थे नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से, और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस धरती पर थे, और धरती बनी ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड बना आज से 13.8 बिलियन वर्ष पहले एक डेंस एंटिटी के एक्सप्लोजन से। और वो डेंस एंटिटी कहां से बनी वो हमें मालूम नहीं है, तो कहानी को वहीं से शुरू करूंगा जहां से हमें मालूम है। तो हमें क्या मालूम है? हमें यह मालूम है बच्चों की आज से 13.8 बिलियन वर्ष पहले एक डेंस एंटिटी हुआ करती थी, एक सघन पुंज हुआ करता था, और इस सघन पुंज के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। बेटा वो जो एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था उसे कहा जाता है अ बिग बैंग। एक एक वर्ड समझा रहा हूं बच्चों। ए का मतलब एक है, बिग का मतलब महा है, बैंग का मतलब विस्फोट है, एक्सप्लोजन है। यानी समझिए हमें यह मालूम है बच्चों, आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा, हमें यह मालूम है बच्चों कि आज से 13.8 बिलियन वर्ष पहले एक सघन पुंज हुआ करता था, एक डेंस एंटिटी हुआ करती थी, और उस डेंस एंटिटी में आज से 13.8 बिलियन वर्ष पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और उसी धमाके की वजह से वो जो डेंस एंटिटी बेटा वो डस्ट पार्टिकल्स के अंदर एटम्स और गैसियस क्लाउड्स में बिखर गई, और उसी के बिखरने से आज से 13.8 बिलियन वर्ष पहले कौन बना है बेटा? ब्रह्मांड बना है। कौन बना है? ब्रह्मांड। तो याद कीजिए इवोल्यूशन क्या है दोस्तों? बस एक कहानी है ना, ये कहानी ये बेटा 4 चीजों की, ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की। बन चुका है, आंसर जाएगा 13.8 बिलियन ईयर्स होगा। मैं आपको समझा दूं बच्चों, आपके पास जो एनसीईआरटी होगी ना बच्चों, आपके पास जो इंग्लिश की एनसीईआरटी होगी हार्ड कॉपी में, उसमें 20 बिलियन ईयर्स अगो लिखा हुआ है बेटा। अंग्रेजी के मॉडल में भी 20 लिखा हुआ है, हिंदी में मैंने करेक्ट कर दिया है 13.8। तो ध्यान से सुनिए बेटा, एनसीईआरटी के अंदर आपको डाउट पूछने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। एमजे सर है ना आपके साथ, एक एक चीज का धागा खोल देंगे। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों कि आज से 20 बिलियन वर्ष पहले, बेटा हिंदी की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 20,000 करोड़, और वहां तो और कॉमेडी है, हिंदी की एनसीईआरटी में वहां लिखा हुआ है 200 बिलियन वर्ष पहले। तो सरासर गलत है। तो आज बता रहा हूं बच्चों, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है इंग्लिश वाली, उसमें करेक्शन हो चुका है, 20 की जगह वहां पर 13.8 आ गया है। तो कहीं भी अगर आपको यह लिखा हुआ मिल जाए कि ब्रह्मांड जो है वो 20 बिलियन वर्ष पहले है, तो वो करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों। जो इंग्लिश की लेटेस्ट एनसीईआरटी है, हिंदी में तो आज भी बेटा गलत चल रहा है। तो एक एक बच्चे का सहायता करना चाह रहा हूं, तो ध्यान रखना, अगर आज के बाद एग्जाम में पूछा जाए कि यूनिवर्स कब बना है, ब्रह्मांड कब बना है, तो 20 वाला फिगर कट कर दीजिएगा। आंसर क्या जाएगा? 13.8 बिलियन वर्ष पहले। तो समझिए बच्चों, इवोल्यूशन क्या है? ये बस एक कहानी है बच्चों, ये कहानी है बच्चों ब्रह्मांड के बनने की। और ब्रह्मांड बन चुका है, कब बन चुका है? 13.8 बिलियन वर्ष पहले एक डेंस एंटिटी हुआ करती थी, एक सघन पुंज हुआ करता था, इसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और धमाके की वजह से डेंस एंटिटी डस्ट पार्टिकल्स, एटम्स और गैसियस क्लाउड्स में बिखर गई होगी, और उसी के बिखरने से क्या बना है बच्चों? यूनिवर्स बना है। तो यूनिवर्स तो बन चुका है, अब हमें यूनिवर्स में अर्थ बनानी है। पर समझे बेटा, ये यूनिवर्स बना कैसे है उसको समझाने के लिए जो थ्योरी है बेटा, यूनिवर्स कैसे बना है उसको समझाने के लिए जो थ्योरी है उसका नाम है बेटा बिग बैंग थ्योरी। क्या है मेरे बच्चों? बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत है। तो अगर आप मॉड्यूल चेक कर रहे हैं, इस चैप्टर के पहले पेज पर आपको वर्ड मिलेगा बिग बैंग थ्योरी। तो आइए बच्चों वहीं से कहानी की शुरुआत करते हैं, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। सुनिए बच्चों, मैं आपके सामने पेश करता हूं बिग बैंग थ्योरी। तो सुनिएगा, एक जनाब थे, उनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। बेटा एक जनाब थे, उनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। कहानी है, खोने की कोशिश कीजिएगा, सोने की नहीं। बेटा समझिए, एक जनाब थे जॉर्ज लेमेत्रे, उन्होंने हमें एक थ्योरी दी है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है आज से 13.8 बिलियन वर्ष पहले, वो क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने देखा थोड़ी ना है,
बेटा उस समय धरती पर इंसान थोड़ी ना थे। तो बिग बैंग थ्योरी क्या करती है, वो आपको यूनिवर्स के ओरिजिन को समझाने की बस एक कोशिश करती है। बेटा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ना, द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बेटा एनसीईआरटी की लाइन है, जो महाविस्फोट का सिद्धांत है वो हमें जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का बस एक प्रयास है। बेटा मैं भी प्रयास कर रहा हूं आपको मां तक पहुंचाने का, मेरे साथ जुड़ जाइए। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, जॉर्ज लेमेथे साहब क्या कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज से 13.8 बिलियन वर्ष पहले बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि आज से 13.8 बिलियन वर्ष पहले एक डेंस एंटिटी हुआ करती थी, उसमें एक बहुत बड़ा जो है थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, ताप नाभिकीय जो है विस्फोट हुआ था। और एनसीईआरटी कहती है दैट एक्सप्लोजन वाज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। लिखा हो बेटा कि वो जो धमाका हुआ होगा उसको फिजिकल वर्ल्ड में आप उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। अरे मेरे बच्चों, सूतली बम फटता है तो आप कल्पना कर सकते हो कि कितनी आवाज आती है, कितनी एनर्जी निकलती होगी, पर उस जमाने में जब वो डेंस एंटिटी में धमाका हुआ होगा आप फिजिकल वर्ल्ड में उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप उसकी कल्पना जो है वो नहीं कर सकते। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है मेरे बच्चों, तो वो ये कहती है कि आज से 13.8 बिलियन वर्ष पहले, आज से 13.8 बिलियन वर्ष पहले एक डेंस एंटिटी रही होगी, उसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ होगा, एक बहुत बड़ा धमाका। और उस धमाके की वजह से ये जो एंटिटी है ये डस्ट पार्टिकल्स, एटम्स और गैसियस क्लाउड में बिखर गई होगी, और इसी के बिखरने से क्या बना होगा बेटा, ब्रह्मांड बना होगा। अब समझिए बेटा, मैं जो है डेंस एंटिटी में धमाका कर दूं, आपके सामने ब्रह्मांड बना दूं, धरती बना दूं, चांद सूरज सितारे बना दूं, और बाद में आके चुपके से कोई कान में ये कह दे कि भाई साहब कोई डेंस एंटिटी थी नहीं, तब तो मेहनत बेकार हो जाएगी ना बच्चों। अरे समझिए, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि डेंस एंटिटी थी, उसी में धमाका। बेटा डेंस एंटिटी मतलब सघन पुंज, लूज एंटिटी नहीं, डेंस एंटिटी। बेटा समझिए, मैं डेंस एंटिटी में धमाका कर दूं, ब्रह्मांड बना दूं, पृथ्वी बना दूं, और बाद में कोई चुपके से आकर ये कह दे कि भाई साहब कोई डेंस एंटिटी थी नहीं, तब तो मेहनत बेकार हो जाएगी ना। तो डेंस एंटिटी में धमाका करूं उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि वाकई में डेंस एंटिटी पॉसिबल थी भी या फिर नहीं थी। तो पूरे हिंदुस्तान में एमजे सर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डेंस एंटिटी थी बच्चों। पहले डेंस एंटिटी थी वो साबित कर देते हैं, फिर उसमें धमाका भी कर देंगे, और फिर क्या बन जाएगा, ब्रह्मांड और धरती बन जाएगी। तो सुनिए बच्चों, डेंस एंटिटी थी, आइए इस बात को मैं साबित करता हूं, सुनिएगा। बेटा एक जनाब आए थे एडविन हबल, एक जनाब आए थे एडविन हबल, उन्होंने एक लॉ दिया था बच्चों, हबल्स लॉ। और हबल्स लॉ ये कहता है द ब्रह्मांड इज एक्सपेंडिंग, ये बात तो आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, द यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। बेटा समझिए, हबल ने एक लॉ दिया था, हबल्स लॉ। वो लॉ क्या कहता है, द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यानी ब्रह्मांड फैल रहा है। वो तो ब्रह्मांड फैल रहा है, इसका क्या मतलब है, चीजें पास आ रही हैं, दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं। बेटा आज भी चीजें दूर जा रही हैं, ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। तो समझिए, हबल ने क्या कहा, द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यानी चीजें दूर जा रही है। और इस बात का जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो डॉपलर साहब ने दिया है। अब कैसे दिया है वो मैं आपको समझाता हूं बच्चों। मैं आपको एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझिएगा। मान लेते बेटा ये धरती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हम धरती में नहीं हैं, हम धरती पे हैं, हम धरती पे हैं। अब समझिए बच्चों, मान लेते हैं आप धरती पर जो है अपनी आंखें जमाए यहां बैठे हो, और दूर आसमान में आप किसी सितारे को देख रहे हो। बेटा क्या दूर कहीं आप किसी स्टार को देख पा रहे हो, क्या दूर कहीं आप किसी स्टार को देख पा रहे हो बच्चों, देखने की कोशिश कीजिए। हम तो वो दूरियां मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, और तब मिटेगी जब आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे। बेटा दूर कहीं किसी सितारे को देखने की कोशिश कीजिए। तो समझिए, मान लेते हैं बेटा ये धरती पर आप बैठे हो, दूर कहीं आसमान में आप किसी सितारे को देख रहे हो। पहले तो समझिए, सितारों से जो हमारी दूरी होती है, एक एक वर्ड एनसीईआरटी बेटा, सितारों से जो हमारी दूरी होती है उसे स्टेलर डिस्टेंस कहते हैं, तारकीय दूरी कहते हैं। पूरा पैराग्राफ बेटा एनसीईआरटी का समझा रहा हूं। बेटा सितारों से जो हमारी दूरी होती है उसको स्टेलर डिस्टेंस कहा जाता है, उसको जो है तारकीय दूरी कहते हैं। और बेटा सितारे बहुत दूर होते हैं, तो इसको मीटर या किलोमीटर में नॉर्मली मेजर नहीं करते, इसको मेजर किया जाता है मेरे बच्चों लाइट ईयर्स में। यानी समझिए, लाइट को वहां से हमारी आंखों तक पहुंचने में कितने साल लग जाते हैं, उस बेसिस पर बताया जाता है कि कौन सितारा हमसे कितना दूर है। अब समझिए बेटा,
एनसीईआरटी बहुत ही खूबसूरत बात लिखती है, जब किसी क्लियर नाइट स्काई में, एक एक शब्द एनसीईआरटी के बोलता हूं मेरे बच्चों। एनसीईआरटी क्या लिखती है, जब किसी खाली अंधेरी रात में दूर कहीं आप किसी सितारे को देखते हो ना बच्चों, तो आप उसके भूतकाल में ताक झांक कर रहे हो। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है मेरे बच्चों, एम जैसा समझा रहे। एनसीईआरटी कहती है व्हेन वी लुक एट द स्टार यू आर एक्चुअली पीपिंग इनटू द पास्ट। बेटा जब आप किसी सितारे को देखते हो तो आप उसके पास्ट में ताक झांक कर रहे हो। मैं आपको समझाता हूं बेटा, एनसीईआरटी ये भी कहती है जब नियर बाय सराउंडिंग में आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो ना बच्चों, नियर बाय सराउंडिंग में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, इमीडिएट सराउंडिंग में जब आप ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आप उसको उसके प्रेजेंट में देखते हो। इमेजिन कर लीजिए आप मेरे जस्ट सामने बैठे हैं बच्चों, मैं आपको मां तक लेकर जाऊंगा। इमेजिन कर लीजिए आप मेरे सामने बैठे हैं, बहुत पास बैठे हैं बच्चों। तो पहले तो समझिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखता कैसे है, विजिबल वेवलेंथ की लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराती है और वो रिफ्लेक्ट होकर जो है हमारी आंखों में आती है। अब मान लेते बेटा ये ऑब्जेक्ट है, बेटा ये तो इमीडिएट सराउंडिंग में है ना, मुझे बताइए ये ऑब्जेक्ट अभी अपने प्रेजेंट में है बेटा, इसका पास्ट बीत चुका है, इसका फ्यूचर आएगा। मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों, अभी ऑब्जेक्ट मेरे पास है ना बेटा, ये मुझे कब दिखेगा, जब वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आएगी। अब समझिए मान लेते हैं लाइट ने वहां से चलना शुरू कर दिया है, अभी ये ऑब्जेक्ट मेरे बहुत पास है बेटा, मुझे कब दिखेगा, जब लाइट आंखों में पहुंच जाएगी। पर समझिए ये अपने फ्यूचर में जाता उससे पहले ही, चूंकि डिस्टेंस बहुत कम है, वो लाइट मेरी आंखों में पहुंच जाएगी और ये पेन मुझे दिख जाएगा। यानी समझिए बच्चों, इमीडिएट सराउंडिंग में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो बेटा, इमीडिएट सराउंडिंग में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो ना बच्चों, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से आप उसको जो है उसके प्रेजेंट में देखते हो। पर एनसीईआरटी शानदार बात लिखती है, जब दूर कहीं आसमान में आप किसी सितारे को देखते हो तो आप उसके पास्ट को देखते हो। रीजन बेटा क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। चलिए मैं आपको मैथमेटिकली भी प्रूव करके बताता हूं, पूरी मेहनत करेंगे बच्चों, एक एक लाइन का धागा खोल देंगे। ध्यान समझिए बेटा, सितारे हमसे बहुत दूर हैं, मान लेते हैं बेटा डिस्टेंस जो है वो मीटर में लिखता हूं, 10⁻20 मीटर बहुत ज्यादा है। अब समझिए बेटा, मान लेते हैं ये सितारा अपने प्रेजेंट में है, इधर इसका पास्ट रहा होगा, इधर इसका फ्यूचर। सारी मेहनत जो है एनसीईआरटी की लाइन को समझाने के लिए है, दूरियां मिटाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अभी ये सितारा अपने प्रेजेंट में बेटा, वहां से लाइट चल चुकी है, लाइट चल चुकी है, पर हमें कब दिखेगा, जब वो लाइट जो है हमारी आंखों में पहुंचेगी। पर कमाल की बात है बेटा, दूरियां ज्यादा होने की वजह से जब तक वो लाइट पहुंचेगी ना बेटा, इतने साल बीत चुके होंगे कि वो तो अपने फ्यूचर में जा चुका होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं, लाइट चल चुकी है बच्चों, किलोमीटर ट्रिलियंस में है, तो उस लाइट को आने में समय कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेसिक मैथमेटिक्स है, बायो की क्लास चल रही है, तो बेटा समझिए डिस्टेंस कितना है, 10⁻20 मीटर, और लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 10⁻11 सेकंड्स। यानी कमाल की बात है, वहां से जो लाइट चल चुकी है ना बच्चों, आपकी आंखों तक पहुंचेगी कब, वो 10⁻11 सेकंड्स के बाद, तब जाकर वो आपको दिखेगा। पर आपको ये पता होना चाहिए, आपका जो एक साल होता है ना बच्चों 365 दिन का, उसमें होते हैं लगभग 10⁻7 सेकंड। अरे कमाल हो गया बच्चों, आपका जो पूरा एक साल बीतता है उसमें 10⁻7 सेकंड होते हैं। पर वहां से जो लाइट चल चुकी है वो यहां कब पहुंचेगी, 10⁻11 सेकंड। इसका मतलब है उस लाइट को यहां तक आने में मेरे बच्चों 10,000 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे, 10,000। और 10,000 साल तक जो है वो बैठकर आपका इंतजार थोड़ा करेगा, तो वो अपने फ्यूचर में जा चुका होगा, तो उसका प्रेजेंट क्या बन चुका होगा, उसका पास्ट। तो जब आप देखोगे तो आपको उसका जो है प्रेजेंट नहीं दिखेगा, आपको उसका पास्ट दिखेगा। तो बेहतरीन लाइन एनसीईआरटी कहती है, व्हेन वी सी स्टार्स वी आर अपरेंटली पीपिंग इनटू द पास्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। जब किसी खाली अंधेरी रात में आप दूर में किसी सितारे को देखते हो तो आप उसके भूतकाल में ताक झांक करते हो। अब मैं आपको फिर से मुद्दे पर ले चलता हूं बच्चों, मैं तो यह प्रूव करना चाह रहा था क्या डेंस एंटिटी लूज नहीं, डेंस एंटिटी है या फिर नहीं है, उस डेंसिटी को प्रूव करते हैं। बेटा समझिए, सितारों से दूरी की बात हो चुकी है। अब डॉपलर ने क्या कहा कि धरती पर इस जगह खड़े होकर मैंने दूर उस सितारे को देखा, वहां से जो लाइट रेज आ रही थी, मान लेते हैं वो फ्रीक्वेंसी मुझे मिल रही है एक्स। 4-5 दिन के बाद उसी जगह पर खड़े होकर मैंने फिर से उस सितारे को देखा, तो वहां से जो लाइट रेज आ रही है उनकी फ्रीक्वेंसी एक्स से कम हो गई। बेटा 5-6 दिन में ही अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गई, इसका मतलब क्या है, इन 4-5 दिन में वो सितारा आपसे दूर जा चुका है। यानी बेटा समझिए, चीजें लगातार एक दूसरे से दूर जा रही है।
है, ब्रह्मांड जो है वो फैल रहा है। अब समझिए बच्चों, मैंने कहा सितारा दूर जा रहा है। बेटा चीजें लगातार एक दूसरे से दूर जा रही है, समझिए चीजें लगातार एक दूसरे से दूर जा रही है। इसका मतलब क्या है, कभी ना कभी तो पास रही होंगी ना बच्चों। अरे चीजें दूर जा रही है, इसका क्या मतलब है, कभी ना कभी तो पास रही होंगी, और जब सब पास रही होंगी तो एक डेंस एंटिटी रही होगी, एक सघन पुंज रहा होगा। तो एमजे सर ने ये प्रूव कर दिया है कि आज से 13.8 बिलियन वर्ष पहले कोई डेंस एंटिटी जरूर रही होगी। अब जब डेंस एंटिटी रही होगी तो आइए जो है बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें धमाका करते हैं। तो अब पेश करता हूं आपके सामने बिग बैंग थ्योरी, ध्यान से सुनिए। तो जॉर्ज लेमेथे साहब क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि आज से 13.8 बिलियन वर्ष पहले एक डेंस एंटिटी रही होगी, उसमें एक बहुत बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ होगा, और उस धमाके की वजह से वो जो डेंस एंटिटी बच्चों वो डस्ट पार्टिकल्स, गैसियस एटम्स और गैसियस क्लाउड में बिखर गई होगी, और उसी के बिखरने से आज से 13.8 बिलियन वर्ष पहले क्या बना होगा बेटा, ब्रह्मांड बना होगा। पर समझिए उस समय जब एक्सप्लोजन हुआ होगा बच्चों, तो उस समय तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा होगा ना बच्चों, उस समय तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा होगा, भारी मात्रा में हीट निकली होगी, और जब हीट निकली होगी तो जितने भी एटम्स हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स, उनकी थर्मल वेलोसिटी ज्यादा रही होगी, और जब थर्मल वेलोसिटी ज्यादा रही होगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रही होगी। तो उन डस्ट पार्टिकल्स ने ऐसे अलग अलग दिशाओं में जो है एक्सपेंड होना शुरू कर दिया होगा, सेंट्रीफ्यूगल। बेटा जब धमाका हुआ है और भारी मात्रा में हीट निकली होगी, आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो सोचिए कितनी हीट निकली होगी, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा रहा होगा, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी थर्मल वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा रही होगी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा रही होगी, तो उन्होंने दूर जाना शुरू कर दिया होगा, और आज भी दूर जा रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूं द यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, चीजें दूर जाना शुरू हो गई, आज भी दूर जा रही हैं। और एनसीईआरटी कहती है जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता चला गया, टेम्परेचर जो है वो कम होता चला गया। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है व्हेन द यूनिवर्स एक्सपेंडेड द टेम्परेचर केम डाउन, और आज टेम्परेचर इतना कम हो चुका है, 30-40 डिग्री के आसपास हो चुका है, तो आज हम धरती पर जीवन की बात भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं 100 में आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, आज से 13.8 बिलियन वर्ष पहले एक डेंस एंटिटी रही होगी, हम प्रूव कर चुके हैं, उसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, और उसकी वजह से वो जो है डस्ट पार्टिकल्स, एटम्स और गैसियस क्लाउड में बिखर गई होगी, और उसी के बिखरने से क्या बना होगा, ब्रह्मांड बना होगा। तो ब्रह्मांड तो बन गया बच्चों। अब ये कहानी इस बात की कि ब्रह्मांड में धरती कैसे बनी होगी, आइए वो मैं आपको समझाता हूं। बेटा इस ब्रह्मांड में अब धरती कैसे बनी होगी, अब वो समझने की कोशिश करते हैं। समझिए देखिए क्या हो रहा है बेटा, यहां पर जो है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स बिखर चुके हैं। अब समझिए ये एक पार्टिकल, बेटा ये दूर जा रहे हैं, आज भी दूर जा रहे हैं ना, ये पार्टिकल समझिए बेटा, और इन पार्टिकल्स के पास मास है ना, और समझिए कभी भी अगर दो पार्टिकल्स के पास मास है तो उनके बीच में बेटा यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स को लगने से आप रोक थोड़ी ना सकते हो बेटा। F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कंडेंस होंगे, फिर वो दो मिलकर तीसरे को बुलाएंगे, तीन मिलकर चौथे को मिलाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होने लगा होगा, उन डस्ट पार्टिकल्स, एटम्स और गैसियस क्लाउड्स के कंडेंसेशन से लार्ज फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनने लगे होंगे। उन्हें कहा जाता है बच्चों नेबुला। क्या कहते हैं उन्हें, नेबुला कहा जाता है। समझिए बेटा क्या कहा जाता है, उन्हें नेबुला कहा जाता है। फिर से एक बच्चा बार बार कमेंट लिख रहा है सर आपकी गाड़ी का मॉडल कौन सा है। बेटा एग्जाम में ये नहीं आने वाला है, आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि एमजे सर आप पढ़ाते बेहतरीन हैं या नहीं पढ़ाते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। मुझे इस कहानी के दौरान जो है डिस्टर्ब करने वाले बच्चे नहीं चाहिए। मुझे लगता है आपने गलत कोचिंग में एडमिशन ले लिया है। टीचर के पास कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी में बैठकर वो आते हैं, कौन सा इवेंट वो करते हैं, एग्जाम में ये सवाल नहीं आएंगे बेटा। तो ये जो कोई भी है, नाम लिखा हुआ है शवाज, जो भी है, मैं नाम के साथ बोल रहा हूं, आइंदा ऐसे सवाल एमजे सर की क्लास में नहीं पूछना है। अरे कौन सी गाड़ी मेरे पास है, ये सवाल एग्जाम में नहीं आएंगे बच्चों। तो इस सोच से बाहर निकलिए, कहानी को डिस्टर्ब मत कीजिए, कहानी में खोने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे बच्चों मकसद जो है वो मां है बच्चों, मकसद जो है वो मिशन एम्स है। कहानी में खोने की कोशिश कीजिए। वापस से मैं आपको ले चलता हूं, समझिए बच्चों, याद कीजिए डस्ट पार्टिकल, धमाका हो चुका है बच्चों,
ऐसे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल बन चुके हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं बेटा, डस्ट पार्टिकल ऐसे दूर जा रहे हैं, साथ ही साथ कंडेंस होंगे ना, और उनके कंडेंसेशन से बहुत सारी लार्ज इस तरह से फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनने लगे होंगे, इन्हें कहा जाता है बेटा नेबुला। तो इस तरह से क्या बने होंगे बच्चों, बहुत सारे नेबुला बने होंगे। क्या बने होंगे, बहुत सारे नेबुला बनेंगे। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये वो नेबुलाज हैं जो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होंगे, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। ये वो नेबुलाज हैं जो इस तरफ जा रहे होंगे, ये वो नेबुलाज हैं जो इस तरफ जा रहे होंगे, ये वो नेबुलाज हैं जो इस तरफ जा रहे होंगे। तो ध्यान से सुनिए बेटा, वो सारे नेबुलाज जो एक तरफ जाते हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है मेरे बच्चों गैलेक्सी। क्या कहा जाता है उसको, गैलेक्सी कहा जाता है उसको, आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे गैलेक्सी कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिए, तो मैं कह सकता हूं बेटा ये एक गैलेक्सी, ये एक गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी। बेटा सिर्फ 4 नहीं है, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी। तो एनसीईआरटी लाइन सुनना बेटा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यूनिवर्स इज ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। लिखा हुआ है बेटा, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स इज ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। तो आपने देखा यूनिवर्स क्या है, बहुत सारी गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है, बहुत सारे नेबुला। और समझे बेटा, जिस गैलेक्सी में आप हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है बच्चों, मिल्की वे गैलेक्सी। वो है बेटा मिल्की वे गैलेक्सी। वापस बोल रहा हूं, यूनिवर्स का मतलब क्या है, बहुत सारी गैलेक्सी। लिखा हुआ बच्चों एनसीईआरटी में, लिखा हुआ है यूनिवर्स इज ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। बेटा यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स इज ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। अब समझे, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी हैं, गैलेक्सी में क्या है, बहुत सारे नेबुला हैं। और नेबुला में क्या है बेटा, वहां पर डस्ट पार्टिकल्स हैं, एटम्स और गैसियस क्लाउड है। अब समझिए बेटा, कंडेंसेशन तो चल ही रहा होगा। जस्ट इमेजिन, कहानी में खो जाइए, कंडेंसेशन चल रहा है, डस्ट पार्टिकल ग्रेविटेशन की वजह से पास आएंगे, तो धीरे धीरे नेबुला के अंदर कंडेंसेशन से क्या बनने लगे होंगे, स्टार्स बनने लगे होंगे। क्या बन रहे बेटा, स्टार्स बन रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एक नेबुला में नॉर्मली एक स्टार बनता है। बेटा हायर एस्ट्रोफिजिक्स की किताबें लिखती है, द डेथ ऑफ वन नेबुला रिप्रेजेंट्स द डेथ ऑफ वन स्टार। कहा जाता है जब किसी एक नेबुला की मौत होती है तो माना जाता है उस दिन एक सितारे की मौत होती है, सपने की मौत नहीं होने देंगे। बेटा एक नेबुला में एक से ज्यादा स्टार भी हो सकते हैं, पर नॉर्मली हम मान के चलते हैं एक नेबुला में एक स्टार बन रहा है, इस तरह से स्टार। वापस समझाता हूं, व्हाट इज यूनिवर्स, यूनिवर्स बराबर बहुत सारी गैलेक्सी। व्हाट इज गैलेक्सी, गैलेक्सी बराबर बहुत सारे नेबुला। व्हाट इज नेबुला, एक सितारा प्लस डस्ट पार्टिकल। अब कमाल की बात है बच्चों, हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी में हमने देखा, हमने अपनी इस गैलेक्सी में देखा कि इसमें एक नेबुला ऐसा था जिसके अंदर जो सितारा बना वो बहुत ही गर्म बना, और इस गर्म सितारे को, चमकदार सितारे को हमने क्या नाम दिया, सन। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार। ये आपको पता है बच्चों, सूरज कुछ और नहीं है, ये सबसे ज्यादा चमकीला सितारा ही तो है। तो समझिए हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी में, कहानी में खो जाइए बच्चों, हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे नेबुला हैं। नेबुला में नॉर्मली एक स्टार होता है, पर हमारी उस गैलेक्सी में हमने देखा एक नेबुला ऐसा था जिसमें जो सितारा बना बहुत ही गर्म बना। उस गर्म सितारे को हमने नाम दिया सन। तो वो नेबुला जिसका सितारा सूरज है उसे हमने नाम दिया बेटा सोलर नेबुला। क्या नाम दिया, सोलर नेबुला। और इसी सोलर नेबुला के अंदर जो है आपका सोलर सिस्टम बना है, सौर मंडल। उसी के अंदर सारे ग्रह यानी कि प्लैनेट्स बने हैं, इंक्लूडिंग अर्थ। और बेटा समझिए ये कब बना है, आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो समझे ना मेरे बच्चों, इवोल्यूशन क्या है, बस एक कहानी है बच्चों। ये कहानी है 4 चीजों की, ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की, बन चुका है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। क्रेडिट गोज टू बिग बैंग थ्योरी। ये कहानी बच्चों ब्रह्मांड में धरती के बनने की बन चुकी है 4.5 बिलियन। अरे मैं आपको समझाता हूं बेटा, सूरज बन गया ना, सूरज बन गया तो सूरज के चारों तरफ जो डस्ट पार्टिकल हैं वो भी तो ग्रेविटेशन की वजह से कंडेंस होंगे, और उनके कंडेंसेशन से ऐसे प्लैनेट्स बनने लगे। जैसे आपको पता है सूरज के सबसे नजदीक जो है वो मरकरी बना है, उसके बाद थोड़ा दूर जो है वीनस बना है, उसके थोड़ा दूर जो है बेटा अर्थ बना है। अरे मुझे बचपन में याद करवा दिया गया था, माई वेरी एफिशिएंट मेमोरी जस्ट स्टोर अप 9 प्लैनेट्स। हाँ एमजे सर ने जो है बचपन में याद कर लिया था बेटा, मेरे जमाने में 9 प्लैनेट हुआ करते थे। आज
तो आपको मालूम है कि प्लूटो जो है वो प्लैनेट में कंसिडर नहीं होता है, मैंने बचपन में याद कर लिया था बच्चों। और ये प्लैनेट्स की जो है सूरज से बढ़ती हुई दूरी की सीक्वेंस है। माय वेरी एफिशिएंट मेमोरी जस्ट स्टोर अप 9 प्लैनेट्स, माय वेरी एफिशिएंट मेमोरी जस्ट स्टोर अप 9 प्लैनेट्स। सबसे नजदीक मरकरी है बेटा, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो आपने देखा बेटा ब्रह्मांड बन चुका है, ब्रह्मांड में धरती बन चुके। पर कमाल की बात है बच्चों, ये जो अभी ताजा ताजा धरती बनी है ना बच्चों, उस पर एटमॉस्फेयर नहीं है। एनसीईआरटी लिखती है देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। बेटा जो प्रिमिटिव अर्थ है उस पर एटमॉस्फेयर नहीं है। व्हाट इज एटमॉस्फेयर बच्चों? धरती के सतह के ऊपर जब गैसेस मॉलिक्यूल ठहरते हैं बच्चों, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जब गैसेस यहां ठहरेंगी तभी तो एटमॉस्फेयर बनेगा, वायुमंडल। पर याद कीजिए उस समय टेम्परेचर ज्यादा है। एक एक चीज का लॉजिक दे रहा हूं बेटा, उस समय टेम्परेचर ज्यादा है ना, और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल बनते थे ना बच्चों, इनकी जो वेलोसिटी वो एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होती थी। सुना होगा ग्रेविटेशन में एस्केप वेलोसिटी, तो बेटा उनकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होती थी, वो यहां ठहरते नहीं थे, तो बनते वो जो है अंतरिक्ष के अंदर गायब हो जाते थे। तो जब गैसेस ठहरती नहीं थी तो एटमॉस्फेयर नहीं था, पर वो एटमॉस्फेयर बाद में बना। तो एनसीईआरटी क्या कहती है बच्चों? एनसीईआरटी कहती है देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन द प्रिमिटिव अर्थ, इट वाज फॉर्म्ड लेटर। बेटा प्रिमिटिव अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वो एटमॉस्फेयर जो है वो बाद में बना, अगली क्लास में बनेगा, और तब फिर आप जीवन को भी तो बनते हुए देखेंगे। अब कमाल की बात देखिए बेटा, ये आपके सामने ब्रह्मांड है, एक एक धागा खोल दूंगा। एनसीईआरटी का प्रॉमिस रहा बच्चों, टाइम पास थोड़ी ना करना है, कौन सी गाड़ी से आते हैं वो थोड़ी ना बच्चों को बतानी है, किस अंदाज में पढ़ाते हैं, हिंदुस्तान स्टार क्यों कहता है वो साबित करना है। मेहनत से पढ़ाएंगे ना बच्चों, मां तक ले जाना है। समझिए ये तो पूरा ब्रह्मांड है बच्चों। पर अगर आप ब्रह्मांड के सामने अगर आप धरती को कंसीडर करोगे तो धरती क्या है बच्चों? बस एक स्पेक ही तो है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्पेक, या फिर कह सकता हूं डॉट है, यानी बस बिंदु है। तो बेटा एनसीईआरटी कहती है कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स द अर्थ इज इंडीड ए स्पेक, यानी बेटा ब्रह्मांड के आकार के सामने अगर आप धरती को देखोगे तो धरती बस एक बिंदु के मात्र, यानी बस एक स्पेक के समान है, यानी कि वो जो है बस एक डॉट के समान है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस समझ में आ रहा है बच्चों। यूनिवर्स बेटा समझिए इवोल्यूशन क्या है, ये बस एक खूबसूरत कहानी है बच्चों। ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की, बन चुका है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, क्रेडिट गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। ये कहानी ब्रह्मांड में धरती के बनने की बन चुकी है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, क्रेडिट वंस अगेन गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। अब ये कहानी है धरती पर पहले जीवन के बनने की। बेटा ये कहानी इस बात की नहीं है कि आज जीवन कैसे बनता है, हम ये जानना चाहते हैं कि धरती में या ब्रह्मांड पे पहला जीवन कैसे आएगा। और एनसीईआरटी लिखती है कि पहले जीवन का आना ये ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनूठी घटना मानी जाती है। बेटा एज इट इज एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ये लिखा हुआ है द फॉर्मेशन या ओरिजिन ऑफ लाइफ is considered a unique event in the origin of in the history of universe। यानी बेटा पहले जीवन का बनना ये ब्रह्मांड या धरती के इतिहास में एक यूनिक इवेंट माना जाता है। तो अब मैं आपको समझाऊंगा धरती पर पहला जीवन कैसे आया होगा। अब मैं आपको समझाऊंगा धरती पर पहला जीवन जो है वो कैसे आया होगा। धरती पर पहला जीवन जो है वो कैसे आया होगा, अब वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा इवोल्यूशन क्या है? बस एक कहानी है ना बच्चों, ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की, बन चुका है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ये कहानी है ब्रह्मांड में धरती के बनने की, बन चुकी है 4.5 बिलियन वर्ष पहले, क्रेडिट गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। अब ये कहानी इस बात की कि धरती पर पहला जीवन कैसे बना होगा, धरती पर पहला जीवन कैसे बना होगा। फिर से देखिए ना बच्चों, एक बच्चा लिख रहा है, एक बच्चा लिख रहा है सर क्या आपकी भी कोई सपोला या बंदर आर्मी है? ऐसे वाहियात सवाल हमसे ना पूछें बच्चों। मुझे ऐसा क्यों लगता है ये स्पैमर्स होने चाहिए, मुझे लगता है ये दूसरे कोचिंग संस्थान ने हमारे सामने भेजे हैं ताकि पढ़ाई डिस्टर्ब हो सके। तो ये जो कोई भी बच्चा है, ये जो अर्जुन नाम से जो बच्चा मुझे लिख रहा है, मुझे नहीं पता है कि वास्तविक नाम आपका क्या है, बहुत जल्द आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो यही लिख रहा है क्या सर आपकी भी
कोई सपोला या बंदर आर्मी है तो सुन लिए बेटा, मैं फिर कहलाता हूं आप जो है गलत जगह पर आ चुके हो, गलत संस्थान में आपने एडमिशन ले लिया है। यहां हम ऐसी बातें नहीं करते बच्चों, यहां कोई हमारी आर्मी नहीं है, कोई सपोला आर्मी नहीं है, कोई बंदर आर्मी नहीं है। करियर विल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बस 9 टीचर की आर्मी है और एक एक टीचर अपने आप में एक आर्मी है। हमें किसी सपोला आर्मी की या बंदर आर्मी की जरूरत नहीं है। करियर विल से रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे स्पैमर्स को तुरंत ब्लॉक किया जाए। अब हम शुरू करेंगे धरती पर पहला जीवन कैसे बना होगा, थोड़ा सा आप इसको ऑब्जर्व कर लीजिए बच्चों। बच्चे लिख रहे हैं इनको ब्लॉक करवाइए, और इनको ब्लॉक करवाना पड़ेगा। ये जो भी ऐसे आईडी से हमें कमेंट कर रहे हैं इनको हम ब्लॉक कर देंगे, इनको ब्लॉक कर देंगे। सच्चाई है, सच्चाई है। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जो है टाइम पास नहीं होगा, मां को लेकर गंभीरता से आपको पढ़ाया जाएगा। और आपकी आत्मा जानती है बच्चों, इतनी बेहतरीन प्राइस में जो है पूरे हिंदुस्तान में कोई ईमानदारी से नहीं पढ़ा रहा है। कोई पढ़ा रहा हो तो हम हमें बताना बच्चों, इस प्राइस में इतनी मेहनत से अगर आपको कोई पढ़ा रहा हो आप हमें बताइएगा बच्चों, चांस ही नहीं है। तो इवोल्यूशन क्या है बच्चों, ये बस एक कहानी है। ये कहानी है दोस्तों 4 चीजों की। ब्रह्मांड बन चुका है, ब्रह्मांड में धरती बन चुकी है। अब सवाल है धरती पर पहला जीवन कैसे आया होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो अब मैं डिस्कस करूंगा द थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ आपके लिए अपने आप को पूरा बदल रहे हैं बच्चों। आपने कहा लिखिए, जितना ऑफलाइन में नहीं लिखा है एमजे सर ने, ऑनलाइन में लिख रहे हैं आपके लिए। तो हमारे साथ जुड़ जाइए ना बच्चों, हमारे साथ जुड़ जाइए। अब सुनिएगा बच्चों, इवोल्यूशन क्या है, मुस्कुराहट के साथ पढ़ेंगे। इवोल्यूशन क्या है बच्चों, बस एक कहानी है। ये कहानी है बच्चों ब्रह्मांड के बनने की, बन चुका है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, क्रेडिट गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। ये कहानी है ब्रह्मांड में धरती के बनने की, बन चुकी है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, क्रेडिट गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। हालांकि जो धरती अभी बनी है ना बच्चों, उस पर जो है एटमॉस्फेयर नहीं है, वो अगली क्लास में बन जाएगा। अब ये कहानी है धरती पर पहले जीवन के बनने की। बेटा आज जीवन कैसे बनता है सबको मालूम है बच्चों, वो तो रिप्रोडक्शन से बनता है। पर ये कहानी इस बात की बच्चों की धरती पर या ब्रह्मांड में पहला जीवन कैसे बना होगा। तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो पहला जीवन कैसे बना होगा उसको समझाने के लिए हमारे पास जो है बहुत सारी थ्योरीज हैं। अगर आप मॉड्यूल में चेक करेंगे बच्चों, पहले मैं नाम लिख देता हूं बच्चों, मैं नाम लिख देता हूं। पहली जो है बेटा वो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, पूरा एनसीईआरटी विशिष्ट सृष्टि का सृजन। हिंदी भी बोल रहा हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। दूसरी है बेटा कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी, कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी। तीसरी है बेटा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी स्वतः जनन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर इसको बेटा हम ऑटोजेनेसिस भी कहेंगे, ये वर्ड मॉड्यूल में है। या फिर इसको मेरे बच्चों ए बायोजेनेसिस भी कहा जाएगा, ए बायोजेनेसिस। चौथी थ्योरी बेटा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बेटा ये ए बायोजेनेसिस है, अजीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। ये बेटा बायोजेनेसिस है, यानी जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। और नंबर 5 जो हम पढ़ेंगे बेटा, नंबर 5 जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो है ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। बेटा इवोल्यूशन जो है वो 4 चीजों की कहानी है ना बच्चों। इवोल्यूशन जो है बेटा वो 4 चीजों की कहानी है। ब्रह्मांड बन चुका है, ब्रह्मांड में धरती बन चुकी है, उसमें अभी एटमॉस्फेयर नहीं बना है, वो अगली क्लास में बन जाएगा बच्चों, तो जीवन भी बन जाएगा। ब्रह्मांड बन चुका है, धरती बन चुकी है। अब सवाल यह आता है कि धरती पर या ब्रह्मांड में पहला जीवन कैसे बना होगा। तो समझिए बेटा पहला जीवन कैसे बना है या फिर कैसे बनता है उसको समझाने के लिए हमारे पास ये 5 थ्योरी है। अब सोचिए, आप खुद सोचिए बेटा, जब 5 थ्योरी है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो शुरुआत की 4 थ्योरीज होंगी ये हमें सक्सेसफुली नहीं बता पाएगी कि धरती पर या ब्रह्मांड में पहला जीवन कैसा है बच्चों। आप सोचिए ना, अगर पहली थ्योरी बता दी थी बच्चों तो दूसरी की जरूरत क्या पड़ती।
अगर दूसरी ही बता देती बच्चों तो तीसरी की जरूरत क्या पड़ती। तो एक चीज समझ में आनी चाहिए बच्चों कि ये जो पांचों की पांचों थ्योरीज हैं, पहले बात तो आपको ये समझाने की कोशिश करेगी कि धरती पर या ब्रह्मांड में पहला जीवन कैसे आया, ये समझने की कोशिश करें। पर समझो बच्चों, शुरुआत की जो 4 थ्योरीज हैं ये हमें सक्सेसफुली नहीं बता पाएगी, तो इनको हम रेस्पेक्ट के साथ सुनेंगे, रेस्पेक्ट के साथ रिजेक्ट करेंगे, और फिर अगली क्लास में एक बेहतरीन थ्योरी पेश करूंगा, दैट इज ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। अब 1 बाय 1 आपके सामने पेश करता हूं, सुनिएगा बच्चों। पहली जो थ्योरी बेटा वो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या है बेटा वो? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। समझिएगा, ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है बच्चों, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है ये रिलीजियस बिलीफ्स पर आधारित है बच्चों। यानी समझिएगा, ये धार्मिक विचारधाराओं पर आधारित है बच्चों। यानी ये जो थ्योरी बेटा ये माइथोलॉजिकल बेस्ड थ्योरी है। मॉडल में सब लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। पहले तो एक समझिए, ये पांचों थ्योरीज आपको क्या समझाने की कोशिश करेंगी कि धरती पर या ब्रह्मांड में पहला जीवन कैसा है। फिर दोहरा रहा हूं, इंपॉर्टेंट बच्चों, पहला जीवन इंपॉर्टेंट। पहला आज कैसे आता है हमें मालूम है रिप्रोडक्शन से, पर हम ये जानना चाहते हैं कि धरती पर पहला जीवन जो है वो कैसे आया है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बेटा पहली जो थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, विशिष्ट सृष्टि का सृजन, बेटा ये थ्योरी जो है ये माइथोलॉजिकल बेस्ड थ्योरी है। इसका मतलब बच्चों ये जो है धार्मिक विचारधाराओं पर आधारित है, यानी बच्चों ये धर्म के हिसाब से चलती है। हालांकि थ्योरी गलत है बच्चों, धर्म को गलत नहीं बोल रहे हैं मुझे सर, थ्योरी गलत है, पर ठीक है एक बार ये थ्योरी क्या कहती है उसको सुन लेते हैं, फिर इसके सारे पॉइंट्स को बच्चों हम रिजेक्ट भी करेंगे। बेटा धर्म के हिसाब से चलती है जैसे कि, और धर्म को लेकर एमजे सर कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं, पूरे रेस्पेक्ट के साथ आपको समझाता हूं। जैसे बेटा कुछ बातें जैसे मैं आपको बताऊं बच्चों, ये ग्रंथों में भी लिखी हुई है। जैसे कि अगर हम हिंदू धर्म के हिसाब से पूछें, अगर आप हिंदू धर्म से पूछोगे कि इस ब्रह्मांड की रचना किसने की है, तो उनका जवाब होगा हमारे भगवान ब्रह्मा जी ने की है। बेटा आपको पता होगा गॉड की फुल फॉर्म भी क्या होती है, बेटा गॉड की फुल फॉर्म होती है जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर, यानी बनाने वाला, चलाने वाला और मिटाने वाला। बेटा एक एक चीज समझाते हैं मुझे सर, बेटा गॉड की फुल फॉर्म ही यही है ना, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर, यानी कि बनाने वाला, चलाने वाला और मिटाने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश। बेटा समझिए हिंदू धर्म क्या कहता है, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए बच्चों। बेटा हिंदू धर्म क्या कहता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड आप देख रहे हैं या फिर जो यहां जीवन आया है वो भगवान ब्रह्मा जी ने बनाया है। उन्होंने कहा कि भगवान ब्रह्मा जी ने, बेटा किताबों में लिखा हुआ है, टाइम पास नहीं करते हैं, कि भगवान ब्रह्मा जी ने पहला मेल बनाया था, पहला नर बनाया था मनु नाम का, और पहली महिला बनाई थी उन्होंने श्रद्धा नाम की। तो बेटा हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए, बेटा हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पहला जीवन आया था वो मनु और श्रद्धा के नाम से आया, हमने रेस्पेक्ट से सुना। बेटा पर आपको पता होगा इस पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए बच्चों तो मैक्सिमम जो धर्म फॉलो होता है ना बच्चों वो क्रिश्चियनिटी है। तो वो बाइबल के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो बेटा अगर आप बाइबल से पूछोगे, अगर आप फादर सुआरेज से पूछोगे तो बाइबल क्या कहती है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, चाहे कोई भी जीवन का रूप आप देख रहे हैं, ये हमारे गॉड ने बनाया है और टोटल 6 दिन में। बेटा एमजे सर टाइम पास नहीं करते हैं, यह ग्रंथों में लिखा हुआ है बच्चों। जैसे अगर आप क्रिश्चियनिटी से पूछेंगे कि ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना दुनिया वालों, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, ये पूरी कायनात जो है वो हमारे गॉड ने बनाई है, और कितने दिन में, 6 दिन में। बेटा बाइबल में एक एक दिन के बारे में लिखा है, जैसे मैं आपको बता देता हूं बच्चों। जैसे कि वो कहते हैं कि पहले दिन हमारे गॉड ने जो है जन्नत और जहन्नुम बनाई है। बेटा एमजे सर ग्रंथ के साथ जो है टाइम पास नहीं करते हैं, एक एक बातें लिखी हुई हैं, हालांकि फिर मैं साइंस को यहां पर जो है जस्टिफाई करूंगा। सुनिए बच्चों, तो जैसे कि बाइबल जो है वो 6 दिन का जिक्र करता है बच्चों। पहला पॉइंट वो क्या कहता है कि पहले दिन हमारे गॉड ने हेवन और हेल बनाया है, जन्नत और जहन्नुम। दूसरे दिन हमारे गॉड ने जो है स्पेस और वाटर बनाया है, आकाश और पानी बनाया है। तीसरे दिन उन्होंने जो है धरती बनाई है और उसकी सजावट के लिए जो है पेड़ पौधे बनाए हैं। चौथे दिन उन्होंने जो है चांद सूरज और सितारे बनाए हैं, चांद सूरज और सितारे बनाए हैं, सन मून एंड स्टार। पांचवें दिन उन्होंने आकाश में उड़ने के लिए पंछी बनाए हैं और पानी में तैरने के लिए मछलियां बनाई हैं। और छठे दिन
गॉड ने जो है उन्होंने एडम बनाया है, एडम नाम का मेल बनाया है, और उसकी 12वीं पसली से जो है पहली फीमेल बनी है ईव के नाम से। बच्चों, कंसेप्ट के साथ हम खिलवाड़ नहीं करते हैं, धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, तहे दिल से उसका आदर करते हैं। तो बेटा हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो मनु और श्रद्धा बने हैं, पर अगर क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से देखा जाए तो एडम और ईव बने हैं। ये भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा बच्चों, एडम और ईव की कहानी। अब समझिए बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि क्रिश्चियन धर्म में क्या लिखा हुआ है कि उनके गॉड ने जो है 6 दिन तक बच्चों काम किया और ये पूरी कायनात बनाई, तो जाहिर सी बात है वो थक गए होंगे, तो 7वें दिन उन्होंने आराम किया है, रेस्ट किया है, छुट्टी बनाई है बच्चों। और पूरी दुनिया में मैक्सिमम जो धर्म है बच्चों वो क्रिश्चियनिटी फॉलो होता है। तो बेटा वहीं से ये कंसेप्ट निकल कर आया है कि जब हमारे गॉड ने 6 दिन काम किया है और 7वें दिन आराम किया है, तो सुनो दुनिया वालों, आप भी 6 दिन जो है मंडे टू सैटरडे काम करोगे और संडे जो है आप आराम करोगे। तो बेटा दिस इज द लॉजिक बिहाइंड सेलिब्रेटिंग संडे एज द वन ऑफ द इंटरनेशनल हॉलिडे। बेटा मजाक नहीं करते हैं, समझिए। हिंदू धर्म के हिसाब से हम जो है मनोर श्रद्धा की बात करते हैं, क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से हम एडम और ईव की बात करते हैं, और गॉड ने 6 दिन अगर काम किया है तो 7वें दिन उन्होंने आराम किया है। तो बेटा यही कंसेप्ट वहीं से चालू हुआ है। तो मंडे टू सैटरडे 6 दिन हम भी काम करते हैं और संडे हम हॉलिडे बनाते हैं। बेटा ये तो आपने धर्म की बात करी, पर फिलहाल जो है नीट को लेकर हमारा धर्म क्या है बच्चों, तो हमारा जो धर्म है वो एनसीईआरटी है। तो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, सुनिएगा बेटा। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप देखोगे, अब मैं बोर्ड पर लिखूंगा नहीं बच्चों, आपके पास एनसीईआरटी खुली होनी चाहिए। एनसीईआरटी लिखती है, ये जो थ्योरी ना बच्चों, इसके 3 कॉनोटेशंस हैं। एक एक वर्ड समझाऊंगा। 3 कॉनोटेशंस का मतलब है 3 आइडियाज हैं। अब मैं एज इट इज बोल रहा हूं बच्चों, अल्फाबेट भी चेंज नहीं करता हूं, वहां पर आप देख सकते हैं। बेटा जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है उसके जो हैं 3 हैं बेटा, उसके 3 आइडियाज हैं। पहला आप सुन लीजिए, फिर तीनों को हम गलत साबित करेंगे बच्चों। पहला वन लिखा हुआ है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। एक एक वर्ड लिखा हुआ बच्चों, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। दूसरा लिखा हुआ है, द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड इट विल बी सेम इन द फ्यूचर। और तीसरा लिखा हुआ है, द अर्थ इज ओनली 4000 ईयर्स ओल्ड। बेटा एक एक वर्ड जो है मैंने आपको बता दिया है। बेटा अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें, बेटा क्लास के अंदर हमारा जो धर्म है वो जो है बेटा एनसीईआरटी है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ये वो बच्चे हैं जो महसूस कर सकते हैं। आकांक्षा लिख रही है कि सर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रही है। एक बच्चा लिख रहा है कि सर बीच में आप पानी पी लीजिए कीजिए। ये वो बच्चे हैं जिनकी आत्मा जानती है सर उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेहनत शायद आप खुद अपने लिए नहीं कर रहे हैं, एमजे सर आपके लिए कर रहे हैं, तन और मन से कर रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़ जाइए ना बच्चों। किस बात का खौफ है आपको, हम हैं ना आपके साथ। तो ऐसे सवाल कहां से आ जाते हैं कि सर आप कौन सी गाड़ी से आते हैं, कि आपकी सपोला आर्मी है, आपकी बंदर आर्मी है। ये क्या वाहियात सवाल है बच्चों। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास रखिए एमजे स्टार पर, विश्वास रखिए हमने करियविल परिवार के 9 रत्नों पर। हम तन और मन से जुड़ चुके हैं। शायरियां नहीं सुनानी है बच्चों, नाचकर नहीं दिखाना है, पूरी मेहनत करेंगे और मां तक आपको लेकर जाएंगे। वही आपकी सोच होनी चाहिए। हमारी सोच तो वही है बच्चों। तो हमारे साथ जुड़ जाइए ना बच्चों। तो सुनिएगा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है बच्चों। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपने देखा उसके 3 पॉइंट हैं, और बेटा तीनों पॉइंट गलत हैं। एनसीईआरटी कहती है बच्चों कि 19th सेंचुरी में चार्ल्स डार्विन, बेटा 19th सेंचुरी में चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वॉलेस की ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला बच्चों कि जो लाइफ फॉर्म से लगातार उनमें समय के साथ साथ कितना चेंज हुए हैं। जैसे मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं बच्चों। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। लिखा हुआ बच्चों, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। बेटा ये गलत है। इसका मतलब आज आप जितने भी ऑर्गेनिज्म देखते हो, जैसा आप देखते हो वैसे ही बनाए गए थे। बेटा ये बात गलत है। अगर ऐसा होता तो फिर हम ह्यूमन इवोल्यूशन क्यों पढ़ते बच्चों। बेटा फिर हम ह्यूमन इवोल्यूशन क्यों पढ़ते। आपको पता है आज जैसा इंसान दिखता है हमेशा ऐसा नहीं था बच्चों। कभी हम होमो हैबिलिस थे, कभी होमो इरेक्टस हैं, कभी हम जो है निएंडरथल हैं, कभी क्रो मैग्नन है। तो कंफर्म है बच्चों लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो हमेशा चेंज होती हैं। जैसे बेटा आज जो आपको घोड़ा दिखता है हमेशा ऐसा थोड़ी ना बच्चों, घोड़े में भी समय के साथ साथ बदलाव हुए हैं। तो पहला पॉइंट खारिज हो गया बच्चों, पहला पॉइंट खारिज हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन
एंड विल बी सेम इन द फ्यूचर। गलत है ना बच्चों। बेटा समझिए, पहले जो है जमाने में धरती पर डायनासोर थे। हम हवा में बात थोड़ा ना कर रहे हैं बच्चों, डायनासोर थे ना, हमें उनके कंकाल मिले बच्चों। तो इसका मतलब धरती पर डायनासोर थे, आज डायनासोर नहीं है। मतलब धरती की जो डाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है बेटा, वो चेंज होती है। समय के साथ साथ जो है बच्चों इवोल्यूशन होता है। ये समझ में आ रहा है। तीसरा पॉइंट तो कॉमेडी है बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अर्थ इज ओनली 4000 ईयर्स ओल्ड। गलत है बच्चों। आपको पता है, हमें जो है, आपको पता है कार्बन डेटिंग, रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या है बच्चों? ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम रॉक्स की एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा हमें जो है, हमें बहुत पुरानी चट्टानें मिली हैं और कार्बन डेटिंग से हमने उनकी उम्र पता की है। तो आइडिया लग गया बच्चों कि अर्थ जो है वो सिर्फ कुछ हजार साल पुरानी नहीं है, जबकि ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। तो आपने देखा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के 3 कोनोटेशंस हैं और तीनों के तीनों को हम रिजेक्ट कर चुके हैं। तो फाइनली बेटा ये जो थ्योरी है ये रिजेक्ट हो जाती है। बेटा मैं पानी पी लेता हूं, फिर हम वापस जो है अगली थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, अब मैं आपके सामने दूसरी थ्योरी रख रहा हूं बच्चों। लिखा हुआ है बच्चों, दूसरी थ्योरी लिखा हुआ है। दूसरी थ्योरी का नाम है बच्चों कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी। अब इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बेटा कॉस्मिक का मतलब होता है आउटर स्पेस, अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं बच्चों। एक एक वर्ड समझिएगा। जैसे स्टडी ऑफ स्पेस, बेटा स्टडी ऑफ स्पेस इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। अब समझिए बेटा, पैन का मतलब होता है ऑल। पैन का मतलब होता है ऑल। जैसे पैन इंडिया, कोई अभियान चल रहा है पैन इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में बच्चों, तो पैन का मतलब ऑल। स्पर्म का आपको मतलब पता है बच्चों, गैमेट है। स्पर्म क्या है? गैमेट है। यहां बेटा स्पर्म का मतलब स्पर्म से नहीं है, यहाँ स्पर्म का मतलब स्पर्म से नहीं है, कहने वाला गैमेट है। गैमेट से मेरा मतलब है बेटा, गैमेट्स क्या होते हैं? लाइफ के जो है सीड्स ही तो होते हैं बच्चों, क्योंकि गैमेट्स फ्यूज होते हैं तभी तो एक नया जीवन बनता है ना बच्चों। अरे गैमेट फ्यूज होते हैं तभी तो एक जीवन बनता है। अब समझिएगा बच्चों, पहली बात तो समझिए कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी में अब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? यहां पर हमने बच्चों धर्म की बात करी, यहां पर हम बात कर रहे हैं बच्चों अर्ली ग्रीक थिंकर्स की। एक एक वर्ड एनसीईआरटी का कंप्लीट करेंगे बच्चों। अर्ली ग्रीक थिंकर से बच्चों, यानी कि जो पुराने ग्रीक जो विचारक लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं बच्चों। अब समझिएगा, अगर आप इनसे पूछो कि धरती पर पहला जीवन कैसे आया है या फिर कैसे आया है, तो ये क्या कहते हैं कि मान लेते हैं ये अर्थ है, ऐसे और भी प्लैनेट है, तो ये क्या कहते हैं? अंतरिक्ष से आया बेटा, अंतरिक्ष से। ये क्या कहते हैं? अंतरिक्ष में जो है लाइफ के स्पोर्स पाए जाते हैं, लाइफ के स्पोर्स। और वो जो लाइफ के स्पोर्स हैं वो सभी प्लैनेट्स पर ऐसे गिरे होंगे इंक्लूडिंग अर्थ। तो बेटा समझिएगा, यानी इनसे अगर पूछा जाए कि धरती पर जीवन कैसे आया है, तो ये क्या कहेंगे बच्चों कि अंतरिक्ष से जीवन के जो बीज हैं, जो लाइफ के स्पोर्स हैं, वो धरती पर गिरे होंगे और यहां उनके जर्मिनेशन से जो है बच्चों लाइफ उत्पन्न हुई होगी। अब ये तो समझ में आ रहा है बच्चों। अब हमने इनको बुला लिया, हमने जो है इन अर्ली ग्रीक थिंकर्स को बुला लिया। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो जीवन है वो आसमान से आया। हमने इनसे कहा कि भाई साहब आपको टॉपिक भी मालूम है कि टॉपिक क्या चल रहा है? अरे टॉपिक ये चल रहा है कि पहला जीवन कैसा है। ये क्या कह रहे हैं? आसमान से आया। तो हमने इनसे ये पूछा, ये बताइए आसमान में कैसे आया? तो ये जवाब नहीं दे पाए हैं। तो समझिए बेटा, ये थ्योरी आपको नहीं समझा रही है कि इस ब्रह्मांड में पहला जीवन कैसे आया है। तो ये भी गलत है बच्चों। पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना बच्चों, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेंसपर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर। बेटा लिखा हुआ है कि आज भी कुछ एस्ट्रोनॉमर ऐसे हैं जो पेंसपर्मिया को सही मानते हैं। बेटा सारे पागल पागल खाने में बंद हो ये जरूरी नहीं होता है। कुछ पागल जो है वो खुलेआम भी तो घूमते हैं, ये वही कुछ पागल हैं। बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेंसपर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर। हो सकता है कि आपको एमजे सर पागल लगते होंगे। हाँ जी बच्चों, हम तो पागल हैं। गल का मतलब होता है बात, पंजाबी में कहा जाता है और की गल है। बेटा गल का मतलब होता है बात। अपनी जबान से निकली हर गल को, हर बात को जुनून से पाल लेने वाला इंसान वो कहलाता है पागल। तो अगर आपको पागल लगते हैं तो वो ही सही, पर यही पागल आपको मां तक पहुंचाएगा। तो समझिएगा बेटा, भगवान नहीं बनाता है, आसमान से नहीं आता है, तो दोनों थ्योरी गलत है। अब बेटा मैं आपको अगली थ्योरी में ले चलता हूं, वो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन।
अब बेटा इस थ्योरी में कौन आ चुके हैं, यहां पर जो है ग्रीक फिलोसोफर्स आ चुके हैं। एक एक वर्ड कवर कर रहे हैं बेटा। यहां पर जो है ग्रीक फिलोसोफर्स आ चुके हैं। आइए अभी इनसे पूछते हैं। इनसे हमने पूछा कि धरती पर पहला जीवन कैसे आया है, तो ये क्या कहते हैं कि भगवान नहीं बनाता है, वो तो हमें मालूम है कि नहीं है। ये कहते हैं आसमान से नहीं आता है, वो भी हमें मालूम है। तो हमने इनसे पूछा कि आप बताइए धरती पर जीवन कैसे आता है, तो क्या कहते हैं अपने आप आता है। बेटा ये और भी भयंकर वाले हैं। ये क्या कहते हैं धरती पर जीवन अपने आप आता है, स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो जाता है, यानी कि स्वतः जनन। तो इसे कहा जाएगा बेटा स्वतः जनन का सिद्धांत, या फिर इसीलिए इसको कहते हैं ऑटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन, अपने आप। अब हमने इनसे पूछा, बेटा मैं आपको एक समझा दूं, इस थ्योरी को जो है बड़े बड़े ग्रीक फिलोसोफर्स ने जो है बच्चों सपोर्ट किया, जैसे कि एनेक्सिमेंडर हैं, जैसे कि प्लेटो साहब हैं, जैसे एम्पीडोकल्स है, आर्यनियस से एक बहुत बड़ा नाम जो बेटा जुड़ गया था एरिस्टोटल का। आपको पता है उनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। बेटा वो तो बायोलॉजी के जनक हैं, इसलिए गलत होने के बावजूद भी ये थ्योरी जो है काफी लंबे समय तक जो है सही मानी गई। अब समझिए बेटा, हमने जो है इनसे पूछा कि आप बताइए धरती पर जीवन कैसे आता है, तो क्या कहते हैं कि धरती पर जीवन जो है वो अपने आप आता है, स्पॉन्टेनियसली। और अपने आप भी किससे आता है, नॉन लिविंग चीजों से आता है। तो बेटा समझिए, इसलिए इसको कहते हैं ए बायोजेनेसिस। बायो का मतलब होता है लिविंग, ए का मतलब एब्सेंट यानी नॉन लिविंग। सो द प्रोसेस ऑफ जनरेशन फ्रॉम अ नॉन लिविंग। तो ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी क्या कहती है बच्चों कि धरती पर जीवन जो है वो अपने आप आता है, स्पॉन्टेनियसली, और वो नॉन लिविंग से आता है। तो हमने इनसे पूछा कि नॉन लिविंग में कैसी, तो ये क्या कहते हैं कि जैसे कि डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड एटसेट्रा। एक एक लाइन एनसीईआरटी बोल रहा हूं बेटा। तो हमने इनसे पूछा कि आप बताइए धरती पर जीवन कैसे आता है, तो क्या कहते हैं सड़ते हुए चारे से यानी भूसे से, और जो कीचड़ होता है ऐसी चीजों से अपने आप आता है। तो समझिएगा धर्म वाली जो थ्योरी है वो गलत हो चुकी है बच्चों, आसमान से आने वाली थ्योरी गलत हो चुकी है। पर ये क्या कह रहे हैं, जीवन अपने आप नॉन लिविंग से आता है। वैसे हमें पता है बेटा नॉन लिविंग से जीवन नहीं आता है, ये थ्योरी गलत है। बेटा नॉन लिविंग से लाइफ कैसे आ सकती है, जैसे समझिए ये मार्कर है, तो इससे एक नया मार्कर अपने आप कैसे पैदा हो जाएगा। बेटा समझिए नॉन लिविंग से लाइफ जो है वो नहीं आती है। पर समझिए एरिस्टोटल अंकल ने कह दिया ना, तो वो तो कह रहे हैं कि हमें गलत साबित करना है तो सबूत लेकर आइए। तो अब मैं जो है चौथी थ्योरी की तरफ ले चलता हूं, दैट इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बेटा अब पहली बार पढ़े लिखे साइंटिस्ट आए हैं, हार्वे एंड हग्सले आए हैं बेटा। अब ये क्या कह रहे हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बेटा ए बायोजेनेसिस का क्या मतलब है, लाइफ नॉन लिविंग से आती है। तो बायोजेनेसिस का क्या मतलब है कि लाइफ हमेशा लिविंग से ही आती है। बेटा बायोजेनेसिस थ्योरी जो है वो बिल्कुल सही है। वो क्या कहते हैं, लाइफ ऑलवेज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और ये थ्योरी बिल्कुल सही है बेटा। आज लाइफ जब भी आती है वो पहले वाली लाइफ से ही तो आती है बच्चों। जैसे हम आए हैं, हम माँ बाप से तो आए ना बच्चों। कोई सेल भी अगर आएगा तो सेल से तो आएगा ना बच्चों। जैसे कोई अमीबा है वो भी अमीबा से ही तो आएगा ना बच्चों। तो एक बात तो कंफर्म है, बायोजेनेसिस थ्योरी बिल्कुल सही है बच्चों, ये थ्योरी गलत नहीं है। बेटा लाइफ हमेशा लाइफ से ही आती है, पर उसके बावजूद भी हमें पांचवी की थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ गई बच्चों, वो इसलिए बच्चों क्योंकि ये थ्योरी क्या कह रही है, ये थ्योरी क्या कह रही है, लाइफ हमेशा लाइफ से ही आती है। ये बिल्कुल सही है, पर हम क्या जानना चाहते हैं बच्चों, हम ये जानना चाहते हैं कि पहली लाइफ कहां से आई है। बेटा क्या कहती है, लाइफ हमेशा लाइफ से आती है, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि आज के समय पर लाइफ कैसे आती है, तो आंसर जाएगा बायोजेनेसिस। 100% सही है बच्चों, लाइफ हमेशा लाइफ से ही आती है। पर हम तो ये जानना चाहते हैं ना बच्चों कि धरती पर पहला जीवन कैसा है। इसलिए जो है आज भी एक ऐसी थ्योरी की जरूरत थी जो आपको यह समझाएगी कि पहला जीवन कैसा है। वो कौन समझाएगी आपको, ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। पर समझिए बच्चों ए बायोजेनेसिस तो सरासर गलत है बच्चों। ए बायोजेनेसिस मतलब लाइफ जो है वो नॉन लिविंग से आती है, वो तो गलत है। बायोजेनेसिस बिल्कुल सही है, लाइफ हमेशा लाइफ से आती है। पर समझिए इसको सही साबित करना और इसको गलत साबित करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए बच्चों। उनमें से जो एक फेमस एक्सपेरिमेंट था बच्चों वो लुईस पाश्चर साहब का था, वो आपके सामने रख रहा हूं, पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ बच्चों। तो लुईस पाश्चर साहब का एक्सपेरिमेंट आप समझिए, लुईस पाश्चर स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। एक एक वर्ड समझाऊंगा बच्चों, पूरा एनसीईआरटी का, इसको ध्यान से सुनिएगा बेटा। पहले तो समझिएगा लुईस पाश्चर का जो एक्सपेरिमेंट है ना बेटा, समझिए
ये ए बायोजेनेसिस जो है उसको तो बेटा डिस्प्रूव करेगा, उसको डिस्प्रूव करेगा, और जो बायोजेनेसिस है ना बेटा, बायोजेनेसिस उसको जो है ये प्रूव करेगा। ये समझिए अब कैसे, मैं आपको समझाता हूं बेटा। लुईस पास्चर साहब ने क्या किया, उन्होंने एक फ्लास्क लिया, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। उन्होंने एक फ्लास्क लिया बेटा, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, शुगर सॉल्यूशन लिया बेटा। शुगर है, ये शुगर है, शुगर मतलब बेटा नॉन लिविंग, क्लास में समझ में आ जाएगा बच्चों। शुगर का मतलब जो है वो नॉन लिविंग है। अब उन्होंने क्या किया, इसके अंदर उन्होंने क्या किया बेटा, यीस्ट डाल दिया। यीस्ट, यीस्ट का मतलब हो गया बेटा सैकेरोमाइसिस सेरेमैटिसाई, यानी सिंगल सेल फंगस है। फंगस मतलब लिविंग, यानी बेटा अभी ये सॉल्यूशन लिविंग हो चुका है। पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहां पर बेटा ऐसे बर्नर लगा दिया और इस सॉल्यूशन को गर्म कर दिया। और पता जैसे टेम्परेचर बढ़ा, जो अंदर यीस्ट था वो मर गया। यानी मैं कह सकता हूं अब जो है बेटा ये स्टेरलाइज्ड शुगर सॉल्यूशन हो गया। बेटा स्टेराइल बनाने का मतलब है उसमें लाइफ खत्म कर दो, माइक्रोब्स खत्म कर दो। तो ये हो चुका है स्टेरलाइज शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब इसमें बेटा क्या है, अब किल्ड यीस्ट है, इसमें जो है मरा हुआ यीस्ट है। यानी अभी फिलहाल ये सॉल्यूशन जो है बेटा नॉन लिविंग है। क्लास में याद हो जाएगा बेटा, अभी जो सॉल्यूशन है बेटा ये नॉन लिविंग हो गया ना बेटा। शुगर तो नॉन लिविंग है ही सही, साथ ही साथ इसके अंदर अब मरा हुआ यीस्ट है, पहले जिंदा था पर उसको गर्म करके मार दिया ना बच्चों, तो अभी फिलहाल ये नॉन लिविंग है। अब उन्होंने क्या किया, इस गर्म सॉल्यूशन को उन्होंने जो बेटा 2 फ्लास्क के अंदर लिया। प्लीज समझना, इस गर्म सॉल्यूशन को उन्होंने क्या किया, इस तरह से 2 फ्लास्क के अंदर जो है इक्वली डिवाइड कर दिया है। प्लीज समझिए, इस गर्म सॉल्यूशन उन्होंने क्या किया, 2 फ्लास्क के अंदर जो है इक्वली डिवाइड कर दिया। अब कमाल की बात देखिएगा, एक फ्लास्क तो लिया है ब्रोकन नेक वाला, बेटा इसकी गर्दन टूटी हुई है, एक एक वर्ड लिख रहा हूं बेटा, ब्रोकन नेक। और एक ऐसा लिया जिसकी गर्दन हंस के जैसी है, यानी कि स्वान नेक वाला फ्लास्क लिया है। और बेटा ऐसा फ्लास्क लिया, इसीलिए फिर वो कामयाब भी हुए हैं। अब समझ में आएगा, देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये मरा हुआ सॉल्यूशन दोनों में इक्वली डाल दिया। ये देखिए, ये जो है शुगर है, शुगर सॉल्यूशन, और देखिए इनमें मरा हुआ यीस्ट है बच्चों, कलर कॉम्बिनेशन सेम रख रहा हूं, यानी किल्ड यीस्ट है। यानी अभी जो है बेटा दोनों सॉल्यूशन नॉन लिविंग है बेटा, नॉन लिविंग है ना, इसमें लाइफ नहीं है, यानी कि नॉन लिविंग है। समझ में आएगा, ध्यान सुनिएगा बेटा, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग। अब अभी तो ये सॉल्यूशन गर्म है, और आपको पता है गर्म सॉल्यूशन है तो उसमें से भाप उड़ेगी, वेपर। क्योंकि बेटा यहां पर जो है इसकी गर्दन टूटी है तो वेपर सारी जो है बाहर निकल गई। पर इसमें देखिए ऐसे फ्लास्क बना हुआ है, तो इसमें जो वेपर उड़ी ना बेटा वो इस तरह से यहां पर इसकी कांच की बॉर्डर पर ऐसे चिपक गई। बेटा समझो, अरे यहां तो वेपर हवा में उड़ जाएगी, पर यहां जितनी भी वेपर है बेटा वो वेपर जो है वो यहां पर चिपक गई। ये कुछ इस तरह से। अब ध्यान से देखिए, अभी दोनों सॉल्यूशन जो है वो नॉन लिविंग है बेटा। अरे देखिए ना, इसमें मरा हुआ यीस्ट है, इसमें मरा हुआ यीस्ट नॉन लिविंग है। अब उन्होंने क्या किया, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, और थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या देखा, थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या देखा कि यहां पर उनको जो है जम्स दिख गए बेटा, जम्स। जम्स का मतलब मैं कह दूं, मान लो चलो बैक्टीरिया कह देता हूं, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का मतलब क्या है बेटा, लाइफ है। अरे यहां पर उनको जम्स दिख गए, यहां जम्स नहीं दिखे। तो अब अगर मान लो आप एरिस्टोटल अंकल को बुलाओगे तो वो क्या कहेंगे कि देखिए ये जम्स हमने तो अपनी जेब से निकाल कर नहीं डाले। सॉरी, वो ये तो कहेंगे ना बेटा, ये जम्स हमने अपनी जेब से निकाल कर तो नहीं डाले, अपने आप आए हैं। बात सही है। और वो क्या कहेंगे, मरे हुए यीस्ट से अपने आप आ गए। मतलब वो तो कहेंगे ए बायोजेनेसिस। तो हम उनसे सवाल पूछेंगे ना, अगर बेटा मरे हुए यीस्ट से आए हैं, अगर मरे हुए यीस्ट से अपने आप आए तो यहां भी तो मरा हुआ यीस्ट है, यहां क्यों नहीं आए। तो बेटा इससे कंफर्म हो गया कि लाइफ कभी भी नॉन लिविंग से नहीं आती है। बेटा सोचिए, अगर मरे हुए से जीवन आ सकता, ए बायोजेनेसिस, तो बेटा ये मरा हुआ था, मान लेते हैं इस मरे हुए से ये आ गए, अगर समझ लेते हैं कि इस मरे हुए से ये अपने आप आ गए, तो यहां भी तो यीस्ट मरा हुआ है ना बच्चों, तो यहां क्यों नहीं आए। तो समझ में आ गया है कि लाइफ कभी भी मरी हुई चीज से नहीं आती बच्चों। मैं आपको समझाता हूं यहां लाइफ कैसे आई है। आपको पता है यहां हमारी एयर है बच्चों, एयर, एयर तो है, और एयर जो है बेटा वो जर्म से लदी हुई है ना, ये है जर्म लादेन एयर। बेटा हमारी एयर में जर्म्स पहले से होते हैं, हमारी एयर प्योर थोड़ा ना बच्चों, उसमें बैक्टीरिया वायरस तो है ना। तो कमाल की बात क्या है, चूंकि इसकी गर्दन टूटी थी तो जब ये एयर उसमें घुसी तो एयर के अंदर जो जर्म्स थे ना बेटा, वही जर्म्स आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। तो यहां ये जो जर्म्स आए ना बच्चों, ये मरे हुए इससे थोड़ी ना आए हैं, ये तो जो एयर वाले जर्म्स हैं वही तो हैं। यानी लाइफ हमेशा जो है वो, लाइफ हमेशा जो है वो पहली वाली लाइफ से ही आई है। पर सोचिए यहां जर्म्स क्यों नहीं आए,
क्योंकि यहां जब एयर घुसी होगी ना बेटा, एयर उसमें जर्म्स तो हैं, तो क्या हुआ होगा, यहां जो वेपर चिपक गई थी वो जर्म्स यहां फंस गए बेटा, और अंदर क्या गई, सिर्फ प्योर एयर गई। यानी मैं कह सकता हूं ये जो स्वान नेक है, इट एक्टेड एज ए फिल्टर, बेटा इसने फिल्टर का काम किया, और वो जर्म्स यहां फंस गए, वो अंदर गए नहीं, और जब गए नहीं तो आपको यहां मिले नहीं। यानी समझिए बेटा, यहां जो जर्म्स आए ना, वो इस मरे हुए इससे नहीं आए हैं, वो हवा में जो जर्म्स है वही तो आए बच्चों। तो लाइफ हमेशा लाइफ से ही आती है, नॉन लिविंग से लाइफ कभी भी नहीं आती है। तो बेहतरीन बच्चों, ये जो लुईस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो है बेटा ए बायोजेनेसिस को जो है उसको तो डिस्प्रूव करता है, और ये बायोजेनेसिस को सही साबित करता है। और एनसीईआरटी कहती है बेटा, जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ ना, तब जाकर ए बायोजेनेसिस की जो थ्योरी है उसको वंस एंड फॉर ऑल उसको डिस्प्रूव कर दिया। तो एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन है कि एक इस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया है, इसके आने के बाद जो है द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ए बायोजेनेसिस वाज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल। तो समझिए बच्चों, इवोल्यूशन क्या है दोस्तों, ये बस एक कहानी है बच्चों। ये कहानी है 4 चीजों की, ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की, बन चुका है 13.8 बिलियन वर्ष पहले, क्रेडिट गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। ब्रह्मांड में धरती के बनने की बन चुकी है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, क्रेडिट वंस अगेन गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। हालांकि अभी एटमॉस्फेयर नहीं बना है, वो अगली क्लास में बनेगा। ये कहानी है धरती पर पहले जीवन के बनने की। भगवान की थ्योरी रिजेक्टेड, आसमान की थ्योरी रिजेक्टेड, अपने आप बनने वाली नॉन लिविंग से बनने वाली रिजेक्टेड। बेटा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस रिजेक्टेड तो नहीं है, वो बिल्कुल सही है कि लाइफ हमेशा लाइफ से ही आती है, पर वो ये नहीं बता पाई कि पहला जीवन कैसे आता है। तो पहला जीवन कैसे आता है वो आपको सक्सेसफुली कौन बताएगी बच्चों, पहला जीवन कैसे आता है वो आपको कौन बताएगी, ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। तो इस बेहतरीन कहानी को सुनने के लिए एमजे सर के साथ आप जुड़े रहिए बच्चों, आपकी आत्मा जानती है, आप इस कहानी में खो जाएंगे बच्चों। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। तो आज की इस क्लास को बच्चों हम टर्मिनेट करते हैं, इसको रिवाइज कर आइएगा, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।